नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। कड़वी कॉफ़ी लंबी बातचीतों के सिलसिले हैं जिसमें हम देश और समाज से जुड़े मसलों पर लंबी बातचीत करते हैं ताकि उनको ठीक से समझ सकें, बिना उत्तेजित हुए, बिना तापमान बढ़ाए, बिना भावुक हुए और पड़ताल करने की कोशिश करते हैं और साथ में उन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं जो इन मुद्दों को करीब से देख, जान, समझ रहे हैं, ताकि उनको हम भी समझ सकें और साथ में हम एक आपके साथ मिलकर एक साझा समझ को बढ़ा सकें। मैं हूं निधीश त्यागी और आज हम बात करेंगे यौन उत्पीड़न के खिलाफ सत्याग्रह करती पहलवान लड़कियों और उसके बारे में सरकार, समाज, राजनीति, कानून के रवैये के बारे में। अ, इन लड़कियों को आधा साल निकल गया है। दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी पहलवान जो सत्याग्रह में बैठी हुई हैं और उन्होंने भारत के लिए मेडल जीते हैं और वो उनके आरोप हैं कि उनका जो कुश्ती महासंघ है, उसके अध्यक्ष ने उनमें से कई पहलवान लड़कियों के साथ और औरतों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। और इस बीच हम सब देश जो है लगभग हैरत अंगेज नज़ारे देख रहे हैं। पहलवान लड़कियां को रोते हुए कैमरे के सामने, कभी उन्हें घसीटा जा रहा है, कभी उनके साथ धक्का-मुक्की हो रही है, कभी उनके ऊपर बहुत ही घटिया और अजीब तरह के आरोप लगा रहे हैं। अ, कभी उनको धरने पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, कहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। इस बीच जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है, वो उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जबकि जो आरोप लगाने वाले हैं, उनमें से एक जो है वो वयस्क भी नहीं है, एक एक जो आरोपी है। अ, उनकी माँग है कि जो जो जिन्होंने उनके साथ किया है, उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, वो नहीं हो रही है। जिन पर ये आरोप है, वो सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद हैं, कुश्ती संघ के में उन्हीं के करीबियों को कब्ज़ा है। वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनमें ऐसा कुछ विलक्षण, कुछ ख़ास, कुछ कुछ ऐसा है जो जिसके कारण जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी बहुत बेबस होकर कुछ नहीं कर पा रही है। शायद इसे ही धर्म संकट कहते हैं कि बेटी बचा लें या वोट बचा लें और शायद अगर ये सब ना होते तो शायद उनके साथ अब तक कानून अपना काम कर चुका होता। अदालतें आग बबूला होकर हो चुकी होती और आहत आस्थाओं के बहाने अब तक देश खतरे में आ चुका होता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? इस बारे में हम बात करते हैं अपने किसी ज़माने के एथलीट और मैराथन धावक रहे और फिर ज़िंदगी भर खेल की दुनिया को सबसे करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार नॉरिस प्रीतम से और उनके साथ हैं लीगल एक्टिविस्ट, नारीवादी और मानवाधिकार एक्टिविस्ट कविता श्रीवास्तव। पहला सवाल मेरा नॉरिस से ये समझने का था कि एक भारतीय बच्चे को, नौजवान को, किशोर को अ, मेडल जीतने के लिए वो भी ओलंपिक में या एशियाई खेलों में किस-किस स्तर से चीज़ों से गुज़रना पड़ता है? उनको क्या करना पड़ता है एक मेडल जीतने के लिए? देखिए, मेडल जीतना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले उस मेडल के आस-पास पहुँचना या पूरे साल भर जो प्रैक्टिस करना होता है, वो बड़ी एक कठिन समस्या होती है, ख़ास तौर से भारत जैसे देश में। और वो भी अगर आप मैं कहना चाहूँ कि लड़कियों के लिए, और उनमें भी उन लड़कियों के लिए जो उस गाँव से, उस जगह से आते हैं, जहाँ पे मेरा ख़्याल है लड़की ज़रा छोटी-सी बड़ी होती है तो उसको गुम्मत दिया जाता है, घर से बाहर नहीं निकलती, स्कूल से बैठा लिया जाता है। तो अगर वहाँ की लड़कियाँ आकर खेल में मेडल ले रही हैं, तो इसमें मुझे लगता है इसमें कोई वो है ही नहीं कि उसको बयान ही नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। कभी उनको और देखिए कई 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 तरह की शारीरिक उन्हें प्रॉब्लम, पीरियड्स वगैरह होते हैं जो बेचारी वो किसी से कह भी नहीं पाती हैं। वो किस कोस से कहेंगी ये बात? वो कह देगा ना, बहाने मार रही है, नखरे कर रही है जी, पेट में दर्द बता रही है। वो लड़कियां जो है, मैं जानता हूँ उनको, वो जो पीरियड होता है तो कुछ ना कुछ बहाना, मुझे बुखार है, मुझे ये है, मुझे वो है, ऐसे करके बेचारे अपने प्रैक्टिस मिस कर देते हैं वो, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और ये वो लड़कियां हैं जो शायद उस एरिया में कभी स्पोर्ट्स नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन जो महावीर रावत, बबीता के और गीता के जो पिताजी थे, वो मास्टर चंदगी राम के शिष्य थे। और मास्टर चंदगी राम ने अपनी दोनों लड़कियों को रेसलर बनाया था। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो कैसे उनको रेसलर बनाया था। एक दफा उनकी बड़ी लड़की थी, वो स्कूल में छठी सातवीं क्लास में, दो तीन लड़कों ने उन्हें सड़क पे कहीं छेड़ दिया। वो आई और अपने पापा से उनको बोला, मास्टर चंद राम, मतलब 6.5 फुट की और इतने हट्टे कट्टे, उनको आके बोला कि पापा ऐसे लड़के ने छेड़ दिया। उनका ख्याल था कि पापा जाएंगे उस लड़के की पिटाई कर देंगे।
और लेकिन पापा चंदगी राम ने 2 थप्पड़ बिटिया को मारे और बोला कि मुझे शिकायत करने आई है और जाके उस लड़के को 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे तूने? और इस तरह से उनको उन्होंने रेसलिंग में डाला। और क्योंकि महावीर रावत जो हैं, वो इनके पिताजी गीता वगैरह के उनके फोगाट, शिष्य, महावीर फोगाट। हाँ सॉरी महावीर फोगट, वो क्योंकि उनके शिष्य थे, जब वो गए तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं भी अपनी बेटियों को रेसलर बनाऊंगा। और ये देखिए कि जब ये दोनों गीता और बबीता दोनों बहनें जब छोटी थी तो उनके साथ कोई जोर करने वाला लड़की तो थी नहीं, कोई होता नहीं था। तो लड़कों के साथ उन्हें पहली बारी लड़कों के साथ उन्हें रेसलिंग कराई जाती थी मट्टी के अखाड़े में। और वहां पर सब लोग हंसते थे और कहते थे क्या पागल हो गया, अपनी लड़कियों को क्या बनाने में लगा हुआ है तू। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। मतलब मैं ये आपको कहानी इसलिए सुना रहा था कि किस तरह से कहां से शुरू से उनको ये हर कदम पे उनके सामने एक अड़चन रहती है कि नहीं साहब आप तो लड़की हैं, आप स्पोर्ट्स नहीं करेंगी। और वो भी रेसलिंग जैसा स्पोर्ट, बैडमिंटन टेबल टेनिस हो सकता है, आप रेसलिंग नहीं करेंगी। तो और सबसे बड़ी बात, कान जो रेसलर्स के कान जो होते हैं वो टूट जाते हैं यहाँ से। उनको बोला जाता है अरे कान टूट गया, कोई शादी ना करे तेरे से, कोई ब्याह नहीं करेगा तेरे से। ये सब उनको सामने उनको सोचना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो आई और उन्होंने सबसे पहले गीता ने लंदन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, पहली भारतीय महिला बनी वो ओलंपिक में भाग लेने वाली। उसके बाद ये विनेश और साक्षी आई और साक्षी ने जाके 2016 में मेडल, जिसका मैं खुद गवाह था, मैं वहीं था जब उसने वो मेडल जीता। तो मुझे मतलब लग रहा था कि हमने कोई बहुत बड़ा, हम अपने आप को मेडल विनर समझने लगे थे, इतनी अच्छी वो उसकी उपलब्धि थी कि मैं सोचा कि मेरा मेडल आ गया है। इतना जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस थी। तो उनके सामने हर कदम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, शादी की प्रॉब्लम है, कहीं इसकी प्रॉब्लम है, कहीं समाज की प्रॉब्लम है। तो इस सब के बावजूद अगर वो ये सब करके मेडल लाती हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए। तो उसी के बरक्स दूसरा सवाल ये है कि कोई कैसे, ये जो संघ होते हैं खेल के, जैसे कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष कोई कैसे बनता है? मतलब क्या, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक ओलंपिक मेडल लाना या ओलंपिक में भाग लेना या एशियाई खेलों में एक मेडल जीतना और किसी कुश्ती संघ का या फलाने संघ का अध्यक्ष बनना में की प्रक्रिया कैसी कैसी, दोनों में, दोनों कितना मुश्किल आसान कैसे देखते हैं आप? हाउ, मैं कोई आदमी कुश्ती संघ का अध्यक्ष कैसे बनता है? कुश्ती संघ का नहीं, किसी भी अध्यक्ष का संघ बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको खेलनी आना चाहिए। और आप देखिए किसी भी संघ में देखिए कोई भी खिलाड़ी नहीं रहा है, ये सब राजनीतिक वो लोग हैं। और क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सरकार उन्हें हेल्प करती है, मगर यूएस का जो है या अमेरिकन जो है कोई संघ का आदमी वो वॉलंटियर होता है, वो अपने आप काम करता है, अपने पैसे से बनता है और वो खेल के लिए उसको भावना होती है, खेल के प्रति प्यार होता है। यहाँ तो सब पॉलिटिक्स चलाते हैं ना। और देखिए कि छोटे मोटे जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको पेज वन में तो जगह मिलती नहीं है, वहां तो प्रधानमंत्री छाए रहते हैं। तो उनको अगर आना हो तो क्या उनको लिए लगता है कि कुछ स्पोर्ट्स करो, आखिरी पेज पर तो छपेगा मेरा नाम कम से कम अगर मैं मेडल लाऊंगा, है ना। तो अपने वो खिलाड़ियों के सर पे अपनी प्रसिद्धि लेता। अगर आज ये भारतीय संघ के रेसलिंग संघ के अध्यक्ष ना होते तो इनको कौन जानता। और अब लोग ज्यादा मतलब जानने लगे, हालांकि वो बड़ी बदनामी से जान रहे हैं। तो इसलिए खेल संघ जो है वो हर एक ज्यादा से ज्यादा वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए। जैसे क्रिकेट संघ है, लोग बोले जा रहे हैं क्रिकेट वाले क्यों नहीं आ रहे सामने, क्रिकेट वाले कैसे आएंगे? अमित शाह का बेटा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट बना हुआ है, तो उसको नाराज करके वो क्या रेसलर के साथ बैठने जाएंगे? तो हर जगह। जी जी बोलिए। ये अब चुनाव कहना से होता है, ये चुनाव से होता, ये मनोनीत होते हैं, नामांकित होते हैं या चुनाव से वहां पे आते हैं? नहीं, चुनाव होता है लेकिन चुनाव जो होते हैं जो राज्य की इकाइयां हैं वो जीती हैं। अब वो उनका हाल और भी बदतर है, कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, इस तरह के लोग हैं, उनको खरीद लिया जाता है। कई दफा इलेक्शन ही नहीं होते, वो यूनानिमसली कह देते हैं हाँ क्यों, हर एक की जेब में पैसे पहुंच गए। यहाँ तक कि किसी भी खेल संघ की चुनाव में 15-15, 20-20 लाख रुपया एक एक मेंबर को दिया जाता है वोट देने के लिए, और वो पैसा रिकवर कर लिया जाता है गैर कानूनी कानों से इधर उधर करके। तो इसलिए कोई भी जो है वो संघ का कहे कि मैं दूध का धुला हूं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। एक आध कोई आया होगा कभी, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी तरह आए हैं। कविता, ये जो पूरा है कि एक लड़की जब पहलवान बनती है तो अपने आप में एक तरह का एक वो कंट्राडिक्शन को नेविगेट कर रही है बेसिकली, कि जिस तरह से हम सोचते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है, और हम सोचते हैं कि कैसे बड़ी होंगी, कैसे उनकी शादी हो जाए, या एक 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 नॉर्मल जो नैरेटिव है हमारा, उस सब नैरेटिव को तोड़ते हुए वो लड़की पहलवान बनना चुनती है और उसमें कुछ हासिल करती है। तो ये जो पूरा सोशल कंस्ट्रक्ट, इसका किस तरह से देखती हैं आप? मुझे लगता है कि एक तरीके से महिला कंप्लीट स्टीरियोटाइप जो एक औरत का है
उसको तोड़कर निकल रही है। और वो यात्रा जो एक औरत की है, एक स्पोर्ट्स प्लेयर की भूमिका, एक खिलाड़ी की भूमिका, वो वाकई एक बहुत कठिन फ्रेमवर्क है उसमें जीना। क्योंकि ये ठीक है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप थोड़े बहुत बड़े हुए, लेकिन शादी वगैरह के बाद भी ये फ्रेमवर्क उत्तर भारत में तो अ, बहुत ही ज्यादा एक औरत के लिए कठिन यात्रा है। क्या वो शादी करने के बाद भी खिलाड़ी बनी रहेगी, खेल पाएगी? वो एक सवाल हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन उसके पहले एक खिलाड़ी बनने के लिए, एक अच्छी ट्रेनिंग पाने के लिए, स्कॉलरशिप्स पाने के लिए, अ, वो कल्चर जिसमें स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो, वो वो यात्रा में अगर स्टेट सपोर्ट ना हो तो कोई लड़की आगे बढ़ नहीं सकती है। और अगर हम देखें तो हरियाणा से इतनी प्लेयर्स कैसे निकल रही हैं? क्योंकि वहां रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, और ये रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लड़कियों को पढ़ाई और खेल साथ साथ उनको मौका मिलता है। और एक और जो पात्र औरतों के जीवन में होता है वो होता है कोच। मान लीजिए आपने तय किया आप खिलाड़ी होंगी, तो सारा दारोमदार एक्चुअली आपका कोच पे निर्भर होता है हर चीज के लिए। इस संदर्भ में भी रेसलर्स बार बार कहती है, हमने अपने कोच से बात की। कोच एक बहुत इंपॉर्टेंट एंकर है, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। तो मान लीजिए वो कोच के साथ आपके किस तरह के रिश्ते, क्या कोई पूर्वाग्रह उस कोच के पास, कोच कितना आपको स्वस्थ रूप से प्रमोट करेगा, या उसमें कंपटीशन कुछ और तरह का होगा। लड़कियों को इसको और भी ज्यादा सहना पड़ता है क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आई हैं, और कई बार पेरेंट्स के विरोध में वो व्यक्तिगत निर्णय लेती हैं। सो दे हैव टू एक्सेल, एंड इफ दे डू नॉट एक्सेल तो फिर कहीं की भी नहीं रहती हैं। और एक और चीज, यहाँ पे जो यात्रा है वो एक कोच ने आपको अच्छा ट्रेनिंग दे दिया, तो फिर अब आपका क्या सिलेक्शन होगा? फिर सिलेक्शन होगा, उसके बाद किस तरह का ट्रेनिंग कैंप होगा, टूर्नामेंट कहाँ होगा? आप देख सकते हैं जो क्षेत्र है खिलाड़ी का, इट इज नॉट जस्ट द फील्ड, वन फील्ड, द फील्ड कीप्स चेंजिंग फ्रॉम फ्रॉम जहां पे आपने शुरुआत की टू सिलेक्शन, वहां पे भी देयर विल बी अ फील्ड, टू द ट्रेनिंग कैंप, टू द टूर्नामेंट। और आपका एंगेजमेंट इतने डाइवर्स, ज्यादातर पुरुषों से, कोच के अलावा यू हैव द फिजियोथेरेपिस्ट, जहाँ पे मस्कुलर गेम्स, यू नो, अगेन व्हाट इज योर एंगेजमेंट? अब सारी महिलाएं तो हैं नहीं, बहुत कम महिलाएं। अब राजस्थान जैसे प्रदेश में देखिए, हरियाणा में थोड़ी ज्यादा आपको महिला कोचेस मिल जाएंगी, लेकिन अन्य प्रदेशों में यू हैव मोर मेल कोचेस। और जितने फेडरेशंस हैं, जितने, जैसे हमारे राजस्थान में देर आर मोर देन 41 फेडरेशंस एक्चुअली, और नेशनली अगर आपने लिस्ट देखे देर अबाउट 50-55 फेडरेशंस, मेल डोमिनेटेड टोटली। सो एक ये बिल्कुल मेल क्षेत्र में एक औरत को खिलाड़ी बनना होता है। वो जो बिल्कुल एक पितृसत्तात्मक कल्चरल स्पेस में जब वो एंट्री करती है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है उसका टूर्नामेंट लड़कियों के साथ हो, लेकिन एक तरीके से ये लोग आउटसाइडर्स हैं अभी भी, आज की भी तारीख में। और ये आप देखते हैं, जो मैंने आपको ये यात्रा बताई, ये हम देखते हैं जो आप इन लड़कियां, ये रेसलर लड़कियां जिन्होंने एफआईआर दर्ज करी, बहुत सारी लड़कियां हैं। सबसे पहले तो अगर कोई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का 12 साल अध्यक्ष रह जाए, 3 टर्म्स, पहली एफआईआर 2012
2012 की है, वो 2011 में बने थे और 7 मई 2023 तक बने रहे। हर 4 साल जीत कर वापस आ जाते थे। और अगर वो स्ट्रक्चर देखें, हर पद पे जो प्रमुख पद है उनके ही परिवार के लोग हैं और पुरुष हैं, उनके भतीजे और बेटे और ये सारा उपाध्यक्ष बेटा। अब आप देख सकते हैं ये फेडरेशंस का स्ट्रक्चर क्या है। I mean, how come we have such structures which actually end up becoming a family fiefdom, you know? तो कोई स्पेस नहीं है ये। और यहाँ पर ये लड़कियों का लगातार कहना कि जब हम ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं तो उसी जहाँ पे वो रह रही हैं उसी फ्लोर पे ये आके रह जाता है। अब आप से सोच सकते हैं, अभी हम एक पात्र को देख रहे हैं जो अक्यूज्ड है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। इस तरह के कितने पात्र होते होंगे। और वो कहती तो वी वुड हडल टुगेदर, मैंने हमें एक साथ, हम हमेशा एक साथ। ये लड़कियों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा खेल जगत में अगर आप देखते हैं, एक्सट्रीमली कंपेटिटिव बट एक्सट्रीमली बॉन्डेड ऑल्सो। तो ये एक जिस तरह के स्पेसेस हम औरतों को हमारे आम जीवन में मिलते हैं वो स्पोर्ट्स जगत में आज की तारीख में भी नहीं है। और इसलिए जो ये 12 साल तक करता रहा जो वो कर सका, क्योंकि कोई ग्रीवेंस स्पेस भी नहीं थी इन लड़कियों के पास। कहाँ जाएं, क्या मंच है वो। मैंने इट इज सो फ्राइटनिंग टू नो जिस तरीके के कहानियां हैं। आज तो वो कहानियां पब्लिक डोमेन में भी आ गई हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो FIRs को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, बस शॉक कि अक्सर ये होता है कि जो लड़कियां इस तरह की कहानियां बताती हैं वो कभी भी पूरी बात नहीं बता सकती है। हमें बताया गया कि एक महिला का एडिटेड स्क्रिप्ट है। वकील ने कहा भाई तुमने कहानी तो ये बताई थी, अब तुम ऐसे कैसे कहती, मैं बोल ही नहीं पाऊंगी जो सारी चीजें की गई। सो इट्स एक्चुअली अ मेल बैस्टियन, एक बिल्कुल पुरुष स्पेस के अंदर आज भी द स्पोर्ट्स स्पेस इज नॉट फेमिनाइज्ड इन इंडिया। that journey is such a journey within a patriarchal space, more patriarchal than any other space, you know। और दूसरा, क्योंकि आपका इस गेम में you do need the you know you need patrons, you know, to be promoted। तो आप खुल के बोल भी नहीं सकती हैं। और अब आप देखिए, आप खुल के बोलते हैं तो जो विक्टिमाइजेशन और दीज गर्ल्स ने ऑलरेडी फेस करने लगी, ना लॉन्ग लिस्ट में ना शॉर्ट लिस्ट में। और ये FIR दर्ज करने से पहले से जब आप अपने सेक्सुअल हैरेसर को मना कर देते हैं दैट नो आई विल नॉट बी अ पार्टिसिपेंट, इट्स क्वाइट लाइकली आपकी वो पूरी मेहनत जो आपने अपने आप को गढ़ा है, वो हुनर स्थापित किया है, वो किनारे हो जाए बिकॉज आपने मना कर दिया। सो इट्स अ वेरी वेरी फ्राइटनिंग जर्नी। एंड मेरे को लगता है कि ये जो लड़कियों ने चुप्पी तोड़ी है ये इतनी दूर तक जाएगी। अब आप सोच सकते हैं 25 साल से विशाखा गाइडलाइंस, हम ही लोग तो गए थे ना। विशाखा तो हमारी संस्था थी, विशाखा एंड अदर्स। हम 1997 में भवरी देवी के टाइम गए थे, हमें 1992 में हमें जजमेंट 1997 में मिला। 25 साल विशाखा के, 10 साल पॉश लॉ के, और कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं इन खेलों में। और अब जब लड़कियों ने चुप्पी तोड़ी, उनसे बोला जा रहा है क्यों चुप्पी तोड़ रहे हो, तुम और लड़कियों को डिमोटिवेट करोगी, उनके पेरेंट्स डर जाएंगे, तो चुप्पी तुम्हें नहीं तोड़नी थी। अब आप सोच सकते हैं कितना डिफिकल्ट है इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। तो हमें लगता है कि ये जो कल्चर ऑफ डिनायल लेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस हु इज द सेक्सुअल हैरेसर, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा होता है। एवरी कविता, ये वुमन। विशाखा के बारे में थोड़ा सा और बताएं ताकि लोग समझ सकें कि ये पूरा मामला क्या था और एक्चुअली कैसे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो मैंने आपको नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में बताया 2011 का, तो उस टाइम पॉश लॉ तो आया नहीं था।
वो 2013 में आता है। तो उसमें भी कमिटीज होंगी, वो सारा विशाखा के स्तर पर ही। तो मैं आपको बता दूं, विशाखा कानून इसलिए आया क्योंकि 1992 में राजस्थान में एक बहुत बहादुर महिला भंवरी देवी, उसका बलात्कार हुआ था क्योंकि उसने बाल विवाह रोकने के लिए कुछ प्रयास किए थे। और क्योंकि पुलिस आ गई, उन लोगों के बहुत दबंग जाति के लोग थे, पुलिस आ गई, शादी तो हुई, 9 महीने की बच्ची और 9 महीने का लड़का, शादी तो हुई, लेकिन उनकी नाक मूंछ कट गई। जैसे हमारे राजस्थान में कहते हैं, उनकी इज्जत चली गई। हमारा पूरा उत्तर भारत तो ये नाक मूंछ के ही सवाल पे टिका हुआ, अभी भी पूरा नाक मूंछ का खेल चल रहा है। तो उनकी नाक मूंछ कट गई। जब पुरुषों की नाक मूंछ कटती है तो क्या करते हैं, दबंग थे, पहले बॉयकॉट किया, सोशल बॉयकॉट। जब देखा ये औरत अभी भी पीछे नहीं हटती है, तो अपना काम करती है, उसका पूरा ग्रुप है, तब उन्होंने पकड़ के 6 महीने बाद 1992 में भंवरी का बलात्कार किया। तो जब भंवरी का बलात्कार हुआ तो एक तो क्रिमिनल केस था, उसको हमने लड़ा, वो बहुत ही कठिन लड़ाई, वो क्रिमिनल केस अपनी जगह है। आज दिन तक 30 साल के ऊपर हो गए, भंवरी को न्याय नहीं मिला है, केस अटका हुआ हाई कोर्ट में, सारे बरी हो गए। लेकिन जब हम 92 में ही 1 महीने बाद, ये अक्टूबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट आ गए थे अनेक प्रेयर्स को लेके, इंक्लूडिंग formulate guidelines for prevention of sexual harassment of women at the workplace। उसमें उन्होंने हमारे वन ऑफ द फाइनल जजेस जस्टिस जे.एस. वर्मा, निर्भया के बाद भी जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी बनी है, लेकिन 1997 में ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद जस्टिस सुजाता मनोहर। उन्होंने 14 अगस्त 1997 में जजमेंट दिया, जिसमें एक औरत को वर्क स्पेस मिले जो सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्री हो, ये उसका मानव अधिकार है, ये श्रेणी में डाला। और अगर, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वो काम ही नहीं कर सकती अगर हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर ऑफ a culture promoting sexual harassment हो, तो she cannot work in that hostile atmosphere। और ये ओनस कौन देगा मुझे? Sexual harassment free workspace the employer will give me। एंड उन्होंने दिशा निर्देश दिए जहां डिफाइन किया वर्बल एंड नॉन वर्बल, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारा डेफिनेशन 1997 का। और फिर जब हम लोग ही तो थे, तो हमने उनको प्रपोजल दिया फॉर मैकेनिज्म वाज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, क्योंकि लड़कियां एफआईआर दर्ज कराने नहीं जाती है। तो वो कंप्लेंट्स कमेटी जो एक औरत के नेतृत्व बनेगी और उसमें इंडिपेंडेंट होंगी थ्रू एन इंडिपेंडेंट एनजीओ, और वो भी, उनको भी स्पेस दी जाए और एक औरत ही नेतृत्व में वो बनेगी। हमने जब ये सारा दिया तो उन्होंने ये गाइडलाइंस दिया, जिसमें हर फॉर्मल इनफॉर्मल स्पेस को इस तरह की कमिटी बनाना है। तो ये 1997 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आया, और औरतों के का वर्क कल्चर को एक ह्यूमन राइट्स कल्चर के श्रेणी में डाला गया। तो मुझे लगता है कि वो यात्रा जहां हर इंस्टीट्यूशन को तब करना था, स्पोर्ट्स जगत नहीं जागता, तो इनके कोड में आया 2011। कोड में क्लियर लिखा है कि फॉर्मुलेट एवरी स्पोर्ट्स बॉडी इन द कंट्री विल हैव टू हैव दिस। 4 बार मैंने, अगर आप देखें, इट इज मेंशन कंप्लीटली, एंड पूरा एनेक्स विशाखा गाइडलाइंस क्या है वो भी कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। फिर भी इन लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि 2011 में तो ब्रिजभूषण ने अध्यक्षता ली, उनको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में बना लेना था, लेकिन वो तो पेनिट्रेट किया ही नहीं है ना, दैट देयर बी अ सेफ स्पेस फॉर वुमेन, वो पेनिट्रेट ही नहीं किया है। इतने और मैं कानून बनने के बात बाद भी फिर ये क्यों जब ब्रिजभूषण पे कार्रवाई नहीं होती? जब 2013 में कानून है, 2013 के कानून में और भी चीजें हैं, जब बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया
कि you don't need to be in a paid space. How does a Vinesh Fogart, how does a Sangeeta Fogart come under the purview of sexual harassment at workplace? तो उसमें you don't have to be in a paid workspace. They've written training, volunteer, who's an employee, a training, contractual labor वगैरह तो हो सकता है ही, बट अ ट्रेनी, अ वॉलंटियर, प्रोबेशनर, कोई भी हो सकता. और एम्प्लॉयर कौन? एनीबडी हु सुपरवाइजेस यू ऑल्सो. यू नो, पेमेंट की जरूरत ही नहीं है. सो ये जो हमारा कानून था, उस कानून के तहत इसमें क्या प्रॉब्लम है? नोडल एजेंसी वाज डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड. उनको मॉनिटर करना था. यहां तक लिखा गया है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाती है तो उसको 50,000 फाइन दिया जाए. वो अगली बार भी नहीं बनाती है तो डबल कर दिया फाइन, और उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. और यहां तक ही नहीं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैव ऑल स्टेटेड दैट देयर हैव टू बी दीज मैकेनिज्म्स. तो मुझे लगता है कि जो टोटल वायलेशन हो रहा है, हुआ इन लड़कियों के साथ, क्या स्पेस था इन लोगों को? they were champions. Imagine खेल रत्न अवार्ड. I mean, क्या माने, it's a dream. It's a dream of every girl to get a Khel Ratna award. Vinesh also got that. Many others got it. और उसके बाद you're subjected to this. कि you're lying. आप झूठ बोल रही हैं. वो तो कर ही नहीं सकता है. ये क्या है? आज के युग में हम कहेंगे. और एक माइनर जिसके साथ, मैंने उससे कोई औरत को नहीं छोड़ा, चाहे ट्रेनी हो चाहे चैंपियन हो, और कोई उम्र की औरत को नहीं छोड़ा. और एक कम उम्र की लड़की जिसका पूरा जीवन आ गया इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू दिस. सो मेरे को लगता है कि दिस ये जो चीख और ये जो पूरा मजमा बैठा और हम और आप भी चर्चा कर रहे हैं, दिस विल क्लीन अप द स्पोर्ट्स जगत. न्याय मिलना चाहिए इन लड़कियों को, क्योंकि इन्होंने दे sacrificing their careers. However, हमको और आपको, और failure of the government, failure of due diligence of the government to ensure that the law is implemented, उस पर भी हमें बात करनी होगी. नॉरिस, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो इसमें बहुत सारे खिलाड़ी के खेल जगत के जो खिलाड़ी लोग हैं, जो एथलीट्स हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लड़कियों का पक्ष नहीं लिया. तो ये उनमें से, मतलब उनमें वो भी पीटी उषा भी शामिल है. मैंने देखा था, आप कुछ लिख रहे थे पीटी उषा के बारे में, और आप जानते हैं उनकी कहानी भी. तो मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो पूरा जो ये हिसाब किताब है, ये हमेशा से ऐसा रहा है, या अभी कुछ, मतलब ये हम लोग शायद अब ज्यादा बात कर रहे हैं, या लड़कियों की भागीदारी शायद ज्यादा है? और खास तौर पे कुश्ती, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो उसमें वो उसका एक बहुत क्लियर कट एक फिजिकल डिमेंशन है उसमें, लाइक मे बी अदर स्पोर्ट, जहां पे शायद किसी का अगर शतरंज खेल रहे हैं तो शायद वहां पे तो ऐसी कोई बात आती भी ना हो शायद उस तरह से. पर वहां भी आ सकती है, मतलब उसको कौन कह रहा है कि वहां नहीं आ सकती? पर क्लियरली एक फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होने के कारण उसका एक वो एस्पेक्ट है. पर मैं समझना चाह रहा था कि ये जो खिलाड़ी जो लोग रहे हैं, ये कैसे है कि जो लोग भारत रत्न भी बन गए, या इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अपनी सादी धन सम्मान प्यार शोहरत कमाई है इससे, वो लोग इतने, कुछ लोग खामोश हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें एक तो यह है कि भले ही ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम चैंपियन हैं, मेरे लिए बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है. लेकिन आप ये समझिए कि एक अभी भी भारत में एक क्रिकेटर में और एक रेसलर में आसमान ज़मीन का अंतर है. अगर इनके बदले तेंदुलकर बैठा हुआ होता तो सारे मंत्री लाइन लगा के वहाँ खड़े हो गए होते. सबको लगता कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तेंदुलकर बैठा है वहाँ पे, है ना. लेकिन ये क्योंकि रेसलर्स हैं, इसलिए इनके ऊपर लोगों ने ज़्यादा ध्यान शुरू में कम से कम नहीं दिया. दूसरा क्या है, जो आप बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों ने साथ क्यों नहीं दिया. हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं फेडरेशन से या फेडरेशन के जरिए किसी और से जुड़ा हुआ है, जो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता है. अब क्रिकेटर्स अगर सामने आएंगे, एक भी प्लेइंग क्रिकेट जो आजकल टीम में है, शायद दिल में सोच रहे होंगे कि बड़ा उनके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन दिस इज द मोमेंट दे कम एंड सपोर्ट, दे विल बी आउट ऑफ द टीम. क्यों? कि
अमित शाह के बेटे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं ना, तो कैसे वो सामने आएंगे? इसलिए मेरे को लगता है कि सिर्फ जो नीरज चोपड़ा है, जो उसका उसने जो इनका साथ दिया और बोला इनके खिलाफ ब्रजभूषण के, वो एक बहुत बड़ी चीज है। एक तो आर्मी में है, वो आर्मी मैन बोलते नहीं है, मतलब उनको माना जाता है कि सरकार के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे। सबसे पहला आदमी नीरज चोपड़ा था जिसने उसके खिलाफ बोला वो, और अभी वो प्लेइंग एथलीट है, वो रिटायर भी नहीं हुआ है। तो उसको तो खतरा सबसे ज्यादा हो सकता था कि मुझे टीम से ही बाहर ना निकाल दें, मेरा पेरिस ओलंपिक धरा रह जाएगा, ये सब बातें होती हैं। तो नीरज चोपड़ा के अलावा कोई इतने बड़े खिलाड़ी ने आके, अब आप देखिए पीटी उषा की आपने बात की, यही वो पीटी उषा है जब वो 16 साल की थी, लाहौर गई थी सबसे पहले पाकिस्तान, केरला से आई थी यहाँ दिल्ली में, हम लोगों ने मिलकर उसको रेल का टिकट दिलाया था ताकि वो लाहौर जा सके, क्योंकि फेडरेशन ने कोई उसका साथ नहीं दिया था। पहली बार ही अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में वो पाकिस्तान में भागी और वो बाद में वो स्टार बनी। उनको स्पाइक्स नहीं मिलते थे, कई तरह की प्रॉब्लम, सेक्सुअल हैरेसमेंट शायद ना हुई हो उनके साथ, लेकिन बाकी हर तरह की प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी थी फेडरेशन के तरफ से। लेकिन अब जाके जब, क्योंकि उनको बीजेपी के टिकट से राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया आईओए का, तो उन्होंने बोला कि साहब ये तो इनडिसिप्लिन है ना। और उनके जो हैंडलर्स हैं उन्होंने बोल दिया जाके उसको कि अब वहां मिलने जाओ और बोल दो कि नहीं तुम्हें उनसे सहानुभूति है और तुमको मिसकोट किया गया है। और वो बेचारी लड़की, उसे पता ही नहीं था शायद मिसकोट कहते किसे हैं, वो सामने उसने टीवी पे एक माइक पे बोला है कि ये इनडिसिप्लिन है, और वहां जाके वो बोल रही है कि मुझे मिसकोट कर दिया गया है। तो ये देखिए कैसे मतलब कंट्रोल करा गया उसको ये भी जाके एक वहां तरह पे। का विक्टिमाइजेशन है ना, ये भी एक तरह का विक्टिमाइजेशन कि हम उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग खुद, जैसे कि अब ये बिल्कुल। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो किसान के बेटे हैं या किसान की बेटियां हैं या किसान परिवार से जो लोग आते हैं, तो शायद नीरज चोपड़ा इसलिए बोल रहा है, या जैसे कि मैंने देखा कि 83 की जो क्रिकेट टीम थी उसने उसने उसकी आलोचना की, पर बाद में रोजर बिन्नी उसमें से हट गए पीछे जो है। तो हम ये एक इवन अजीब तमाशा देख रहे हैं। विजेंद्र, आई थिंक आमिर इवन खान ने विजेंद्र, 2000 करोड़ रुपए कमाए, मतलब मैं उसका जस्ट गूगल कर रहा था कि कितने पैसे इस दंगल फिल्म से कमाए। दंगल फिल्म ने 2000 करोड़ रुपए कमाए, और उसके बाद वो मन की बात सुनने यहाँ आए हुए हैं। और मतलब ये आमिर खान है जो कि फना जब फिल्म थी तो ये 2002 के बाद इनका विरोध कर रहे थे, और आज जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो नहीं ये उसका जो भी एक, उसका मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनको बचाना चाह रहा हूँ आमिर खान को, मुझे पता है अगर आमिर खान आता तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा बन जाता है इमीडिएटली। कि नहीं, तो साहब मैं वही कह मुसलमान, रहा हूँ कि मेरे इंसान बनने में अब कितने सारे झमेले हो चुके हैं कि मेरा वही मुसलमान होना सामने आ रहा है, मेरा पार्टी में वही होना। मतलब बीजेपी जो है, मतलब जो इस समय की जो सरकार जिस जिस पार्टी की है, वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, पर ये ऐसा कैसे है कि कोई भी गैरतमंद व्यक्ति जो है उसमें से, चाहे महिला है या पुरुष है, वो हमारे हम वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, और उतने ही उनके भी उतने अधिकार है, उतनी उनकी भी उतनी आवाज है, पर कोई नहीं बोल रहा है इसमें जो है इस तरह से। अब जब कमेटी ने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्रजभूषण को बुलाया, तो वो तो उनको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे ये बादशाह हैं। सबसे बड़ी बात मुझे बताइए, कभी ऐसा होता है कि आरोपी को और जिसने कंप्लेंट की, दोनों को साथ बैठा के इंक्वायरी हो रही है, जो लड़की बोल रही है उसको सब मालूम है, उसने जल्दी से बाहर से आदमी बुलाया, ये जो ये पेपर है, क्योंकि तैयारी कर रखी थी। क्या ये सारी गलतियां हैं जिसमें मुझे लगता है कि सरकार का या फेडरेशन का, इन सब का हाथ था। और अब लेकिन कुछ लग रहा है कि अब अगर मुझे बताइए कि अगर आपको कोई तकलीफ है, आप पुलिस में जाते हैं, आप रिपोर्ट लिखवाते हैं, आप एफआईआर करवाते हैं, क्या आप और मैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एफआईआर करवाने? क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है पुलिस को कहना कि आप एफआईआर करो? पुलिस ने अपने आप ही क्यों नहीं करी एफआईआर, है ना? बिल्कुल। उसके बाद 2 महीने के बाद एफआईआर हो रही है, अब उसमें आरोप हो रहे हैं, लेकिन चार्जशीट नहीं हो रही है, वो उससे पूछ भी नहीं रहा है कि तूने क्या करा क्या नहीं करा है। तो जब इतना बड़ा एक आपका रौब है, या आपका जितना बड़ा यहाँ पे दबदबा है, तो उसमें बेचारा कोई प्लेयर कैसे बोलेगा? उसको अपनी टीम से बाहर हो जाना पड़ेगा फौरन। ये इसलिए मेरे ख्याल है प्लेयर नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, इधर उधर लोगों से, खिलाड़ियों से, उन सबको बुरा लग रहा है कि जो हुआ है और जो हो रहा है, लेकिन वो सामने फेस टू फेस नहीं आ सकते, वहां धरने पे नहीं बैठेंगे आके, वो पीछे कुछ कुछ बोल देंगे थोड़ा बहुत। अब कुछ क्रिकेटर्स ने जो सामने आए, 1983 की जो टीम है वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें कपिल वगैरह थे, वो सामने थोड़ा आए हैं, तो उसमें गावस्कर भी भी लोगों आए को, हैं, जी, गावस्कर भी उसमें शामिल हैं। उसमें भी लोगों का, कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों ने बोला कि कपिल इसलिए आया क्योंकि वो हरियाणा का है।
तो अब अगर इस तरह की दकियानूसी बातें होंगी तो खिलाड़ी क्यों आएगा सामने? ना, मुझे ये भी नॉरिस एक एक आपसे और भी बात समझनी थी कि ये जो हरियाणा का जो पूरा एक तरह से वहां पे स्पोर्ट्स का रिनासा हुआ पिछले 20-25 सालों में, तो ऐसा पहली बार होने को लगा कि उनके मेडल्स पंजाब से ज्यादा बढ़ गए। और तो ये जो पूरा, और ये लड़कियां जो हैं शायद उस जो फसल बोई गई थी, ये उसकी पहली फसल या दूसरी फसल की तरह दिखलाई पड़ती हैं। तो ये भी एक तरह का एक नया भारत है। और खास तौर पे हरियाणा से, जहाँ पे एक मतलब एक तरह की हम संस्कृति देखते हैं, जहाँ पे खाप पंचायत भी है, जहाँ पे बहुत सारे दूसरे रूढ़िवादी मुद्दे हैं जो हावी रहते हैं, पर साथ में फिर हमें देख रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स का एक नया नैरेटिव बना रहे हैं। न सिर्फ नैरेटिव बना रहे हैं, बल्कि देश में शायद सबसे ज्यादा मेडल लेने वाला राज्य, जो छोटा सा राज्य है, और मतलब पंजाब से ज्यादा मेडल्स वो ले आते हैं आजकल, जो है ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग हैं, और सारी दकियानूसी है, और बिल्कुल सड़ा हुआ सीला हुआ एक व्यवस्था है, पर उस सबके बीच में यहां तक पहुंच पाना भी अपने आप में उस उपलब्धि को और ज्यादा बड़ा बनाता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि एक रास्ता था, वो वहां पे आए और बीच में फंसे और किसी ने उत्पीड़न कर दिया। व्यवस्था, ये राजनीति, ये संघों का जो पूरा हिसाब किताब था, ये वैसा ही रहा। पर उस सबके बीच में वो लड़कियां अगर वहां तक आ पाई, तो वो अपने आप में कितना बड़ा एक मेरे ख्याल से एक उपलब्धि है। तो उसके बारे में आप बताएं कि हरियाणा में ये ऐसा क्या हुआ कि जो लोग जो 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 इन लड़कियों को यहाँ तक लेकर आया। देखिए, हरियाणा में जाने से पहले मैं पंजाब पे बोलना चाहूँगा। पंजाब एक ज़माने में बहुत अच्छा था, सारे एथलीट वहीं से आते थे, कॉलेजेस बड़े अच्छे-अच्छे थे, जहाँ पे प्रवीण कुमार, गुरबचन सिंह रंधावा, मतलब बड़े-बड़े नाम जो थे सब पंजाब से आते थे। पंजाब में 2 बड़ी मुश्किल जो हुई, जो प्रॉब्लम सामने आई हैं, एक तो है ड्रग एडिक्शन। जितने यंग लोग थे पंजाब के जो अच्छे थे, वो बजाय स्पोर्ट्स के ड्रग्स में घुस गए, अफ़ीम खाने में चले गए, और जो थोड़े पढ़े लिखे थे, वो कनाडा चले गए। तो अब आप कनाडा में, और उसमें पंजाबी ज़्यादा हैं बजाय पंजाब के, तो वहाँ पे उनका जो यूथ था सारा, वो माइग्रेट कर गया है। तो वहाँ पे कोई खेल की अब वो जो जैसे पहले भावना होती थी हम खिलाड़ी बनेंगे, अब पंजाब में बहुत कम हो गया है। और हरियाणा के लिए ये क्योंकि नई चीज़ थी बिल्कुल एकदम, कि भाई हमें कुछ अच्छा करना है। और और वहाँ पे कुछ स्कूल जैसे बता रही थी, वो स्कूल्स भी थे, जो स्पोर्ट्स हॉस्टल वगैरह थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद मिली उससे भी, हालाँकि कोई फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं थी वहाँ पे, लेकिन ये था कि खेल का एक माहौल बना रहा। और जब माहौल बनता है और लाखों लोग खेलेंगे, उसमें से सैकड़ों नेशनल चैंपियन लेवल पे आएँगे, सैकड़ों में से कुछ होंगे जो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आएँगे, और 8-10 होंगे जो ओलंपिक लेवल पे आएँगे। तो ये उसी एक प्रक्रिया का एक नतीजा है, जिसकी वजह से हरियाणा अच्छा करा। उन्होंने शुरू में अवार्ड्स देने शुरू करे, मेडल विनर्स को 5 लाख 10 लाख दे रहे हैं, कुछ को नहीं भी मिले होंगे कहने के बावजूद, वो अलग बात है, लेकिन दिए गए थे। और दूसरा ये कि वहाँ डाइट वगैरह ठीक है, तो उससे मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट्स का वहाँ ध्यान ज़्यादा रहा बनिस्पत पंजाब के। मतलब ये आमिर खान जो है कविता, ये कितना गजब की चीज है कि ये वो जो रंग दे बसंती में ये वहां पे बैठा हुआ था इंडिया गेट पे, और उसके बाद जब फना आई थी तो मोदी जी के खिलाफ था 2002 में। फिर उसके बाद सत्यमेव जयते आ गया, तो फिर वो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया रहा है। मतलब ये किस तरह की जो है वादिता, और साथ में ब्रांड प्रमोशन है, ये किस तरह से कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो लार्जर पॉलिटिकल कल्चर है इस वक्त, इसमें देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। तो उसमें अगर आप एक, अब आप छोड़िए, यहाँ कोई एंटी नेशनल वाला नहीं है, टेररिस्ट एंटी नेशनल ये नहीं है, यहाँ सीधा सीधा एक सेक्सुअल वायलेंस केस है, और पूरे देश भर में इन ऑलमोस्ट अ लाख, मोर देन अ लाख सेक्सुअल वायलेंस केसेस दर्ज। तो इट शुड हैव बीन एन ऑर्डिनरी मैटर इन वन सेंस। और कौन सा हेड ऑफ ऑफिस के ऊपर चैलेंज नहीं किया गया है दैट उस व्यक्ति ने कोई अनवेलकम एडवांस बनाया नहीं। बहुत लंबे समय से ये बातें हो रही हैं, लेकिन जब आपने जब शुरू से ही, अगर आप, अब आप इसको समझने के लिए आपको देखना होगा, ये लड़कियां सबसे पहले कब आती हैं।
ये आती है 18 जनवरी। 18 जनवरी आती है और 23 जनवरी 2023 में निकल जाती हैं। ये जो 5 दिन रहती हैं, उसी दौरान जो धरना देती है जंतर मंतर में, उसी दौरान एक स्ट्रॉन्ग वॉइस, ही इज अ चैंपियन, योगेश्वर दत्त, अनदर मेडलिस्ट, वो सीधा द फर्स्ट वन टू से कि ये औरतें झूठ बोल रही हैं। और उसके बाद जो 2 कमिटीज बनती हैं, वन, मैंने इट इज सो, ये हास्यास्पद है कि अभी तक तो कोई कमेटी नहीं है, फिर अचानक से आप 2 कमिटीज बना देते हैं। दोनों कमिटीज में आप मेरी कॉम को ही अध्यक्ष बना देते हैं। दोनों कमिटीज में आप योगेश्वर दत्त को डाल देते हैं। वन इज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कमिटी एंड वन इज द ओवरसाइट कमिटी मेड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिस्टर अनुराग ठाकुर। अब आप देख सकते हैं दोनों कमिटी बिकम, और ये लड़कियां रेज इश्यूज अगेंस्ट बोथ कमिटी, एंड एक सर्किल है जो बार बार कह रहा है कि ये लड़कियां गलत कर रही हैं, ये कर रही हैं। तो समवेयर जो ब्रिजभूषण शरण सिंह की यूनिटी देखी गई, वो शुरू से ही दिख गया कि भाई putting your hands in this is somewhere taking on a very big political challenge। ये तो जनवरी में ही समझ में आ गया था, लेकिन it becomes very clear जब कोई रिपोर्ट 8 अप्रैल को मैरी कॉम की ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट जो वो सौंपती है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, पब्लिक नहीं किया जाता है। बस ये मालूम पड़ता है that the committee seems to have evaded the whole question to pinpoint somebody। और दूसरी कमेटी जो पीटी उषा का तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी। तो अब जब ये लड़कियां आके बैठती हैं, उस टाइम जो एक एफआईआर न दर्ज करना, दैट क्लियरली कम्युनिकेटेड दैट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। एंड दिल्ली पुलिस, एवरीबॉडी नोज हु इज रनिंग दिल्ली पुलिस, इट्स द होम मिनिस्ट्री, इट्स अंडर मिस्टर अमित शाह। एक एफआईआर अगर दर्ज नहीं होती है तो सबको लगता है कि भाई कहीं से ही पॉलिटिकल मैसेज है। आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सोचिए कितने खिलाड़ी जा सकते हैं टू गेट कपिल सिब्बल एज योर लॉयर टू गो एंड आर्ग्यू। और उसमें भी दिल्ली पुलिस क्या पतली गली निकालती है। दिल्ली पुलिस कहती है 21 तारीख को, 21 अप्रैल को ये अपनी एप्लीकेशन देती है, और 28 अप्रैल को कोर्ट में दिल्ली पुलिस कहती नहीं नहीं हम तो आज दर्ज कर ही रहे हैं। 7 दिन हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में निकाले, क्योंकि ये ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा गया है। अब आप देखिए, चलिए आपने एफआईआर दर्ज कर ली, the FIRs are very serious, I have gone through them, they are very serious। आप बताइए हमें, इन लोगों के स्टेटमेंट्स भी हो जाते हैं लड़कियों के, सबके 164 के स्टेटमेंट के बाद क्या बचा है पॉक्सो में? एटलीस्ट इट इज मैंडेटेड दैट आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ द गर्ल यू हैव टू अरेस्ट। एंड उसके बाद अरेस्ट के बजाय जब आप देखते हैं जो आरोपी है वो इतने चौड़े धाड़े बार बार अपने आप को डिफेंड कर रहा है, या यहां तक कह रहा है कि मतलब मैं तो अपने आप को लटका दूंगा अगर कुछ भी मेरे लिए निकले। इसका मतलब इस कॉन्फिडेंट कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं निकलेगा, तभी तो हम ये कॉन्फिडेंस से बोल सकते उस। जब इतना कंटेंशियस हो गया उन लड़कियों का, इतना कंटेंशियस, आप देखिए 4 एफआईआर दर्ज करने के बाद स्टेटमेंट्स होने से पहले 4 मई को क्या होता है, आपके एक एमएलए सोमनाथ भारती, उस दिन इतनी तेज बारिश होती है, 4 पहियां लाते हैं ताकि वो सो जाएं धरना स्थल पे, बारिश हो रही है, प्लेयर्स जो बैठी हुई हैं कितनी उनके साथ बदसलूकी होती है, घायल होती हैं। तब जब पूरी देश ने वो देखा तो किनको घुसना पड़ा? संयुक्त किसान मोर्चा और खाप जो आज तक हमेशा
एंटी विमेन रही है, एंटी चॉइस रही है, वो तो लटका देती है ना लड़का लड़की। उस दिन मैं वहां थी, 7 मई को मैं वहां थी जब ये पंचायत हुई खिलाड़ियों की, जिसमें एसकेएम और खापे भी आई थी, हम महिला संगठन के लोग भी थे वहां। वहां पे वो लोग कह रहे हैं कि क्या है कि इस ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है, क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। और फिर आप देखते पूरा मई ये मसला बढ़ता ही गया और उसकी इम्प्यूनिटी ज्यादा ताकतवर होती रही कि वो ऐलान करता है कि मैं साधु संतों के साथ, पहले तो बोलता है जंतर मंतर पे मैं रैली निकालूंगा पॉक्सो के विरुद्ध, फिर कहता मैं उसको वाराणसी में करूंगा। वो अलग बात है कि अब वो कैंसिल तो प्रशासन ने की। इस पूरे कंटेंशियस माहौल में जो जिसकी क्लाइमैक्स वी सॉ ऑन द 28th of May, जब जिस तरीके से घसीटा जाता है बाय दिल्ली पुलिस, नो डिग्निटी, आप बताइए इसमें जो भी आएगा वो उसके खिलाफ ही, बिकॉज if you raise a point of justice you are with them। मतलब हम लोग जो पूरे जीवन हमने एंटी रेप मूवमेंट, एंटी सेक्सुअल वायलेंस मूवमेंट में निकाल दिया है, आज हम जस्टिस की मांग करें तो हमको ये बोलेंगे कि हम उनके साथ है। व्हाट इज दिस? वी आर नॉट विद देम, वी आर विद जस्टिस। कौन तय करेगा कि वो सही बोल रही गलत बोल रही है? कोर्ट ऑफ लॉ। टेक इट टू दैट लेवल। वाई यू, आप लॉ को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? तो वेदर इट इज एन आमिर खान और वेदर इट इज anybody else, there are many others who could have spoken out. Luckily a lot of political parties have spoken out and their people have spoken out. Stars in Mumbai fear unke bachchon ke sath kya ho jayega? Didn't we see what happened with Aryan Khan? Didn't we see what other people have faced consequences? So people are now calculating. When the middle class and upper middle class starts it always calculates its interest firstly, but some people despite calculation of interest stand with justice. When those very people who have always stood with justice have withdrawn, clearly shows that the culture of intimidation, terror and fear is so much. This is not a democracy. In democracy we would hear any voice, we would hear a voice very different from ours. तो मुझे लगता है आपने कहा कि एफआईआर आपने पढ़ी है और उसमें क्या बोलते हैं बहुत सारी संगीन बातें, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और जिनको अगर हम उसके बारे में बात कर सकते हो तो? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि वी नीड, हमें बात करनी चाहिए। मुझे लगता है एक तो जो ये लड़कियों का ट्रेनिंग स्पेस, चैंपियन टूर्नामेंट स्पेस, इट वाज फुल ऑफ अ सेक्सुअल वायलेंस कल्चर। माने वो इस बीच में जा रही है चैंपियनशिप, मतलब इनको तो डबल ओलंपिक मेडल, डबल एशियन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ देना चाहिए जब वो डिस्क्राइब करती है उनके साथ क्या हुआ। क्लियर लॉ है, वेदर आप आईपीसी की 354 ए बी सी डी उठाएं या आप सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस लॉ 2013 उठाएं या पॉक्सो उठाएं। पहले तो हम उस यंग लड़की का देख लें। वहां पे विद इन ए institutional space, the institutional head who is supposed to be the protector, जिसके गार्डियनशिप में वो है, वो ही सेक्सुअल हैरेसर है। और वो पिताजी खुद, क्योंकि वो लड़की तो आई नहीं है, फादर हैज नरेटेड द स्टोरी, उस लड़की की जुबान से तो हम किसी ने सुनी नहीं है। कल भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो के वो बातें कही हैं कि कैसे बच्चियों को टेम्प्ट करते हैं विथ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। आप उनको फूड विथ अ सर्टेन काइंड ऑफ फूड दैट दे आर डिनाइड, आप जो उनको मनाही है उससे आप टेम्प्ट करते हैं।
आप उनको कहते हैं वी विल सिलेक्ट यू। अब एक चाइल्ड का माइंड इतना वल्नरेबल होता है, यू आर टेम्पटिंग समबडी दैट यू नो लेट मी टच यू, not let me, I will touch you when I want, you have to you know I will subject you to that, you ये have to हिंदी में बोलना accept पड़ेगा it। कविता, ये हम लोग क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे हिंदी में पाठक श्रोता हैं, तो जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि अ, जो लड़कियों ने जो लड़कियों को महसूस उन्होंने किया और उनके साथ जो बीती है, उसमें ये कि तुम्हें अगर खेल में रहना है तो तुम्हें सहना होगा, हम आपके शरीर के साथ कुछ भी कर लें, आपको किसी को बताना भी नहीं है, और आपको हम ये प्रॉमिस दे, हम आपको आगे बढ़ोगे तुम, हम आपको ये खाने पीने की भी चीज दे रहे हैं, और भी हम टेम्पटेशन आपको और भी लुभानवी लुभा रहे हैं चीजों के साथ। एक बच्ची जो रेजिस्ट कर रही है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, जिस टूर्नामेंट में उसके साथ होता है वो उसके घर से मीलों मीलों दूर है, वो किसको बताए। और ये लड़कियां बार बार अपनी एफआईआर में कहती हैं कि हम लोग सब एक साथ चिपक के रहती थी, ऐसा ना हो कि हमें किसी को अकेले देख ले, क्या पता वो हमें अपने कमरे के अंदर घसीट के ले जाए, क्या पता हमारे साथ और क्या कर ले। खाना खा रही, वो लोग अवॉइड करते थे कि उस टाइम खाना ना खाएं जब वो खाना खाने जा रहा है, क्योंकि वो अकेले अपनी टेबल बैठता और बुला लेता, और वहां टेबल पे बैठ के शुरू हो जाता था किसी ना किसी एक लड़की के साथ, माने सारे लोग बैठे हुए हैं और आप उनके एक भी लड़की ऐसी नहीं जिसने नहीं कहा है कि मेरे टी शर्ट के अंदर हाथ नहीं डाला है, मेरे ब्रेस्ट को दबाया नहीं है, मेरे स्टमक तक अपना हाथ नहीं ले गया है। अब आप सोचिए, हाँ आई मीन मेरे को सिरहन हो गई जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैं पढ़ नहीं पाई, मैंने रख दिया। मैंने कहा आई मीन देवर प्लेइंग, वो खेल रही थी, चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी, और ये कल्चर में, इस माहौल में उनका मनोबल एक कहीं ना कहीं टूट भी रहा था, कहीं ना कहीं वो जीत हासिल भी। अब आप देख सकते हैं कि ये एडवर्सिटी एक पुरुष से कितनी ज्यादा एक महिला खिलाड़ी को फेस करनी पड़ती है, और हम वो अलग कह रहे हैं, वो एक अलग बात है कि यू आर अ वुमन रेसलर, क्या माहौल होता होगा, किस तरह सीटी बजाई हो, वो तो छोड़ दीजिए, वो सारी चीजें कैट कॉल्स, आपके बॉडी को लेके जो बोला जाता, वो सब आप एक बार छोड़ दीजिए, वो तो फेस करना ही पड़ता। लेकिन जिस माहौल में आपको नर्चरिंग, जहां आपको आपके इस हुनर का को उभारना था, उसको प्रमोट करना था, वहां पे इतना जबरदस्त सेक्सुअल हैरेसमेंट। एक महिला कहती है कि उस जमाने में मोबाइल उसके पास नहीं था, तो इन अक्यूज्ड ने, आरोपी ने बोला तो तुम घर पे बात नहीं करना चाहती हो, तो उसने कहा हाँ बात करा दीजिए। बात कराने के बहाने उनको नंबर मिल गया, ठीक है, उस वक्त तो बात करा ली। वो घर जाती है रोज फोन करना और बात करने के लिए। अब आप सोचिए कि उस लड़की का घर में जो इतनी मुश्किल से खेलने निकली, आप सोच सकते हैं उसको घर में क्या, उसकी माँ पूछने लग गई कि ये हो क्या रहा है, तो उसने अपनी माँ को बताया सारी बातें, तो इन्होंने फोन रिसीव करना बंद कर दिया, जिसका खामियाजा उसको आगे भुगतना पड़ा, क्योंकि उसने फोन उठाया नहीं। यहां तक एक प्रेसिडेंट ऑफ अ फेडरेशन को कोई सिग्नेचर नहीं करने होते हैं जब इन लोगों की सिलेक्शन वगैरह में, जो इन लोग के डॉक्यूमेंट्स के साइन, भाई वो तो सेक्रेटरी करेगा, वो कहता नहीं मेरे पास आना होगा। और वो ये भाग के जाती थी अपनी कोचेस के पास, सारे कोचेस को पता है क्या हो रहा है, सब कोचेस, मैंने कहा था ना पहला रिश्ता कोच के साथ, कोच कहते यहाँ हम तुमको मदद नहीं कर सकते, तुम्हें तो जाना होगा उस कमरे में और उनके साथ
वहां पर भी बदसलूकी होती, पब्लिक में भी नहीं छोड़ा। एक एक बोलती है कि वो मेरे साथ सेल्फी लेने आ गया, ग्रुप फोटो हो रही है, वो मेरे बगल में आके कहता नहीं हम तो सेल्फी लेंगे, वो भागती है वहां से, एंड देन शी हैज टू पे द प्राइस। सारी कहानियां आर सो डिस्टर्बिंग। और हमने सुना है कि एक प्लेयर ने ये बातें, विनेश फोगट ने प्राइम मिनिस्टर इंडिया को खुद ने, उसने हमें बताया, शी टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और एक तरीके से अगर आप कानून देखें, अगर आई मीन, खैर दिस इज नॉट पॉक्सो, लेकिन पॉक्सो लॉ में तो अगर किसी को बताते हैं और उनको जरूर आगे बताना पड़ता, अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग क्राइम दैट हैव कमिटेड। यहाँ पर भी अगर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत अच्छे से रिसीव किया, हो सकता है उस मोमेंट पे उन्होंने वो बात रखी हो कि भाई ये खेल का जो हमारा फेडरेशन है उसको ठीक कीजिए, सफाई कीजिए। तो ये बात उनको आगे तक इम्प्लीमेंट करनी थी। अगर प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कौन है भाई? हमने अगर हमारी गुहार को उनके सामने रख दिया, वो सुन लेते और कुछ कर लेते, तो आज ये नौबत नहीं आती। ये लड़कियां के साथ मैंने बहुत वक्त बिताया है, ये जानती नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैसे करना, ये जानती नहीं है हाउ टू बिल्ड अ मूवमेंट, ये अपना खेल जानती हैं, अपना चैंपियनशिप जानती हैं और घर जानती हैं। इसलिए इनके पति लोग जो चैंपियंस हैं वो आके बैठे, you know, you can see, look at the support that they've got, their husbands, उनके पति लोग उनके साथ बैठे। हाँ, और बाद में पूरी पूरी गांव बुजुर्ग सारे आ रहे हैं, उनकी माएं, साक्षी मलिक की माँ बैठी हुई है और साक्षी मलिक की माँ को भी घसीटा उसने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लड़कियां बार बार कहती कि हमें पता नहीं, आप हमें बता दीजिए। जब हम उनसे बात करते, हमें कुछ भी नहीं पता, वो रास्ता आप हमें राय दीजिए। फिर वो जरूर अपना मन बनाती हैं और कोई भी नहीं उन पे थोपता है। बट दे आर नॉट सीजन मूवमेंट पीपल। वो उन्होंने अगर स्ट्रगल किया है अपने चैंपियनशिप के लिए, बट नाउ उनसे बड़ा कोई संघर्षशील महिला नहीं है हमारे लिए। तो वो इतनी ब्रेव और करेजियस वुमेन है। माने सीधा सीधा टक्कर किससे लिया? इस तरह के एक एमपी जिसको इतना सपोर्ट फ्रॉम द टॉप। व्हाट इज बीजेपी? इफ अगर क्या प्राइम मिनिस्टर को दिख नहीं रहा है कि उनके पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 6 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इस तरीके के सलूक क्या है? माने वो पुलिस के दायरे में नहीं आएगा क्या? वो पुलिस के परे है क्या? वो कानून के परे है क्या? आई मीन इट इज शॉकिंग। इट्स रियली शेमफुल फॉर इंडिया जो केवल आप एक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके पास इतना प्रोटेक्शन है क्योंकि हो सकता है आपका कास्ट इन्फ्लुएंस हो एंड यू आर इन्फ्लुएंसिंग मोर देन वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट, इसलिए आपको बचाया जा रहा है। ये बचाव क्या है? क्या दिल्ली पुलिस सीआरपीसी से नहीं चलेगी? इज देयर नो रूल ऑफ लॉ? द सीआरपीसी के तहत उनको अरेस्ट करना चाहिए, दे हैव द पावर्स। इफ नॉट अरेस्ट, एटलीस्ट प्रोसीड with the charge sheet, proceed with something. तो इट इज शॉकिंग। पूरा दुनिया, अब आप देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आईओसी एंड द यूनाइटेड फेडरेशन एंड मेनी अदर इंटरनेशनल बॉडीज आर नाउ सीज्ड ऑफ द मैटर। तो मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह कोई भगवान तो है नहीं कि इनको बचाया जा रहा है। वोट भगवान है, वोट जो जुटा ले, जातिगत वोट, वो भगवान है कुछ लोगों के लिए, कुछ पार्टियों के लिए। इसलिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। लेकिन हमारे को हमारी बहनों के साथ खड़ा रहना और उनको वी हैव टू विन दिस बैटल। इट हैज बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट। नॉरिस, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो लड़कियां जो मेडल गंगा में बहाने की बात करें, तो मुझे तो याद आया कि जब मोहम्मद अली ने मेडल फेंक दिए थे नदी में अपनी, क्योंकि वो रंगभेद के खिलाफ एक बड़ा स्टेटमेंट था और वो अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर भी था। एंड आई थिंक जो बाद में उसको हम बोलते थे कि वो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट शायद इसलिए भी था कि उसने वो ये काम किया था।
तो ये जो मेडल फेंकने तक कोई सोचता या पहुंचता है, तो वो क्या मनोदशा होती है किसी खिलाड़ी की? क्यों कैसे ये बात जो कि उसने इतनी मेहनत से कमाई, हालांकि उसमें भी सरकार के लोग और जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मेडल तो सरकार के हैं, ये तो जो तुमने जीता है तुम्हारा नहीं है, ये तो सरकार ने जीता है तुम्हारे लिए और सरकार के कारण तुम जीती हो। तो दुनिया में किस तरह की जो बातें चल रही हैं, तो ये जो मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत ही अपने आप में एक खिलाड़ी की जो है वो खुद को सब कुछ छोड़ देने की एक तरह की बड़ी अजीब सी अवस्था है, बहुत डिस्टर्बिंग है ये भी कि खिलाड़ियों को ये कहते हैं कि हम जाके सब मेडल गंगा में फेंक आएंगे। तो ये इसके बारे में आप क्या सोचते देखिए, जहाँ तक खिलाड़ियों के मेडल फेंकने का, गंगा में फेंकने का डिसीजन था, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मैं भी किसी हद तक उसके खिलाफ था। इसलिए नहीं कि वो मेडल पैसों से आया और सरकार ने पैसे दिए, ये उन्होंने बड़ी खून पसीना एक करके मेडल जीता है और वो ऐसी स्टेज पर आ गए थे बिल्कुल, जब फ्रस्ट्रेशन से भी ऊपर निकल गए थे। उनको उस वक़्त जो शुक्र करो उन्होंने बोला मेडल ही फेंक रहे हैं, कहीं वो अपने आप ही ना डूब जाती जाके। इस हालत पे आ गए थे वो लोग, फ्रस्ट्रेशन की बिल्कुल लिमिट आ गई थी। जब वो जा रहे थे ये, तो मैंने रास्ते में साक्षी की मदर को फ़ोन किया। मैंने उनको बोला कि साक्षी से मुझे बात करा दीजिए और मैं उसको कहना चाहूँगा कि ये मेडल फेंको मत, मैं दूसरा तरीका बताऊँगा तुमको। उन्होंने साक्षी की मम्मी को नहीं, साक्षी को नहीं, साक्षी के हस्बैंड को फ़ोन दिया। उसने कहा अंकल बोलिए क्या कह रहे हैं? मैंने कहा देखो बेटा, मेडल मत फेंको, क्योंकि क्या होगा, जो तुम्हारा जो शासन है, जो तुम्हारी फेडरेशन है, जो पुलिस है, वो तुम्हारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। तुमने मेडल फेंक दिए, मामला खत्म हो जाएगा, ना तुम मेडल के रहोगे ना कुछ तुम्हें मिलेगा। मैंने बहुत समझाया उसको कि आप वहां पहुंच जाओ, अब चलिए पड़े। वो कहता है कि हम अब निकल पड़े हैं, अब हम क्या करें? मैंने कहा आप निकल पड़े हो, जाइए वहाँ थोड़ी सी पूजा करिए, उसके बाद इन मेडल को आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के म्यूजियम में रखवा दीजिए। आफ्टर ऑल आप इसलिए फेंक रहे हैं मेडल, इसलिए फेंकना चाहते हैं कि उसकी बदनामी हो, यही आपका वो है ना मेडल। आप ऐसा तो नहीं कि आप मेडल को पसंद नहीं करते, आप उस मेडल को फेंकने के लिए आपके जार जार आंसू बह रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए फेंकना चाह रहे थे कि उसकी बदनामी हो। मैंने कहा यहाँ बदनामी होगी, कुछ लोग पीटीसी करेंगे, कैमरा घुमाएंगे आसपास, थोड़ी देर के बाद भूल भाल जाएंगे। अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के म्यूजियम में लौसान में ये मेडल रखा जाएगा शीशे के केस में और लिखा जाएगा कि इन्होंने वापस किया, तो आने वाले सालों तक जो भी गुजरेगा वहां से वो पूछेगा कि ये मेडल क्यों वापस हुआ, और ये बात जो है आपकी हमेशा तक कायम हो जाएगी कि इसलिए मेडल कायम फेंका गया था। ये खैर उन्होंने नहीं सुना ये बात और वो पहुंच गए, लेकिन बात मतलब मुझे अच्छा लगा कि वो खाप वगैरह के लोग आ गए और उन्होंने कम से कम उनको मेडल फेंकने से मना कर दिया। तो मेडल फेंकना जो था वो मेरे ये नहीं कि वो मेडल फेंकना चाहते थे, उनके पास कोई चारा नहीं था उस वक्त कि बिल्कुल अब फ्रस्ट्रेशन हो हैं? गई, क्या करें, विचार है ना? भी कही बात है। तो अक्सर हिंदी दूसरी में बात बोलते मैंने हैं मरता क्या ना करता, वो वाली हालत थी। डू एंड डाई बैटल है वो, क्या मैं मेडल हम क्या फेंक देते हैं यार, चलो उस हम सब कहते हैं बाहर में गया यार फेंको इसे, वो वाली सिचुएशन थी वो। लेकिन वो मेडल फेंकना मुझे लगता है कि वो सही नहीं होता। जो मैंने बताया था कि आईओसी वगैरह में दे देते, उससे आने वाले लोग उसे ध्यान रखते और उसकी ज्यादा बदनामी होती ब्रजभूषण की भी और शासन की भी, पुलिस की भी और प्रधानमंत्री की भी। जो भी आता वहां पे पूछता कि ये मेडल क्यों है, क्यों रखे गए हैं, उस पर लिखा जाता मेडल गिवन बाय साक्षी एंड विनेश, जिनका भी जितने भी मेडल जाते हैं वहाँ। तो ये मेडल फेंकना तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छी बात थी, बच गए मेडल फेंकने से। और इसके और कोई तरीके होते हैं, एक कंटिन्यूस बैटल चलती रहनी चाहिए, वो वहाँ पे मेडल फेंकने से वो बैटल वहाँ खत्म हो जाती। मेडल फेंक दिए जाते, उसने तो कुछ करना नहीं था। वो तो जो आदमी इतना स्ट्रांग है पॉलिटिकली, जो आदमी क्रिमिनल है बिल्कुल, जो आदमी 3 बार 3 खुद पब्लिक फोरम पे कह चुका है कि मैंने 3 मर्डर करे हैं, ठीक है? जो आदमी टाडा में अरेस्ट हो चुका है अब दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन होने में, आप उसको मेडल, उसने तो खुद बोला मेडल 15 रुपए का है। मैंने खुद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, टॉमस बाक को एक मेल में ये भेजा कि जिस आदमी जो आपके दिए हुए मेडल को 15 रुपए का बता रहा है, यू शुड इमीडिएटली सैक हिम। 15 रुपए का मेडल बता रहा है, उसको उसकी इमोशनल वैल्यू नहीं पता है। 15 रुपए के मेडल के पीछे लोग पूरी पूरी उम्र गुजार देते हैं अपनी, वो उसको 15 रुपए का मेडल बता रहा है, जबकि और देखा जाए तब भी 15 का भी नहीं है वो, कॉस्ट समथिंग लाइक 8-9,000 समथिंग। बट उसकी मेरे को लगता है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसकी कीमत नहीं आंक सकते आप उस मेडल की। उस मेडल में उनके परिवार की, उनके दोस्तों की, बल्कि मैंने साक्षी के हस्बैंड को बोला कि ये मेडल थोड़ा सा मेरा भी है, ये
मैं तुम्हारे को यहाँ से हज़ारों मील रियो गया हूँ कवर करने, मैंने तुम्हारे वहाँ पे फुटेज बनाई है, तुम्हें इंटरव्यू करा है, सब कुछ करा है और वाक़ई में मुझे लग रहा था कि मेडल थोड़ा-सा इसमें हमारा भी है। इसलिए नहीं कि मैं क्लेम करना चाह रहा हूँ, एक भावना जुड़ी हुई उस मेडल से, है ना? अरे प्लीज़ मेडल मत फेंको अपना। तो वो ख़ैर बच गया, तो अब देखो क्या होता है, क्योंकि जो मोहम्मद अली का मेडल था, वो एक अलग कहानी थी, वो रेसिज़्म और बाद में भी देखा जाए तो कई कहानियां बाद में सुनने में आई हैं कि मोहम्मद अली ने फेंका नहीं था वो मेडल, वो कहीं रख के भूल गया था, उसने बोला कह दो फेंक दिया और बाद में 1996 ओलंपिक गेम्स में उनको एक सुविनर मेडल दिया गया था उस वक्त, क्योंकि वो गेम्स कराना चाहते थे, वो ब्लैक और व्हाइट का दिखाना चाहते थे कि संबंध बहुत अच्छे हैं अटलांटा में। वहाँ पे मैं भी था जब उसको मेडल दिया गया था वो। तो मेडल फेंकना मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक बात थी। नॉइस, मुझे ये बताओ कि इस समय कोई रोहतक के आसपास की, सिरसा की, सांपला की कोई बच्ची तुमसे आके पूछे कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तो क्या बताओ, क्या बोलोगे उसको? मैं सुना नहीं, समझा नहीं, क्या बोला? सांपला की, रोहतक की, पानीपत की, सोनीपत की कोई लड़की आके बोले कि तुमसे कि मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो क्या बोलोगे उसको? देखिए मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है। पहले तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स ज़रूर करो, लेकिन साथ-साथ मैं उन्हें कुछ और गाइडलाइंस भी दूँगा जो बचने के लिए या ध्यान रखने के लिए। मैं और अब कुछ तरीके हैं ऐसे, वो तो टेक्नोलॉजी आ गई है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो जिससे और अब मुझे लगता है थोड़ा अगर ये अरेस्ट हो जाए भरत भूषण, तो आप ये देखिए कि बाकी लोग भी हैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएँगे। उन्हें लगेगा कि अब लड़कियाँ बोलने लगी हैं। ये पहले से भी होता आ रहा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन कोई नई बात नहीं है। ये पहली बारी लड़कियों ने इतने बड़े ढंग से ये एक अपने को सामने लाई हैं। मुझे याद है 1972 या 73 की बात है, मैं नेशनल स्टेडियम में रनिंग के लिए जाता था और वहाँ एक इंडियन हॉकी की टीम ठहरी हुई थी जो कहीं बाहर किसी टूर पे जा रही थी और हम सब उस वक्त हॉकी टीम इंडिया की लड़कियों की इतनी कोई अच्छी थी नहीं, पहला पहला एक दूसरा ट्रिप था, तो हम उनको लड़कियों को रोज देखते थे खेलते हुए। एक रात को हम अपनी प्रैक्टिस खत्म करके स्विमिंग पूल पे गए, वहाँ एक लड़की बैठी हुई रो रही थी, तो हमने कहा पता नहीं पूल खाली पड़ा है, ये रो क्यों रही है? देखा हमने कि वो इंडिया की प्लेयर थी, वहाँ पे रो रही थी बैठी हुई। तो हमने जाके उससे पूछा कि भाई आप क्यों रो रही हो, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ तकलीफ है तो हम हेल्प कर देते हैं। उसने पहले तो मना करा बताने से, फिर उसने बोला कि नहीं, जो प्रेसिडेंट है हॉकी फेडरेशन का उस वक्त, जो अभी है नहीं, जिनकी डेथ हो गई है, तो उसने बोला कि वो कह रहे हैं यू कम एंड स्लीप विद मी अदरवाइज यू विल नॉट बी इन द टीम। बताइए, अब वो इसलिए बैठी हुई रो रही थी और उसने कहा मेरे को नहीं करना ये सब कुछ। हम 5-6 लड़के थे और हमारे पास भी कोई इतने पैसे उन दोनों में नौकरी-वोकरी तो हम करते नहीं थे। सबने जमा-जुमा करके उसको हमने एक रेल का टिकट दिलाया और उसको हमने बॉम्बे की ट्रेन में जाके बैठाया। हमने कहा अब जाओ, दोबारा हॉकी मत खेलना। और इस वक्त वो जर्मनी में डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बताना नहीं चाहिए। तो अब ऐसे ही चलता आ रहा है, ये चलता आ रहा है। लेकिन ये है कि इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इन लड़कियों की, और लड़कियों से ज्यादा उनके माँ बाप की, उनके हस्बैंड की। हरियाणा जैसे स्टेट के हस्बैंड वहां बैठे हुए अपनी लड़की के बोल रहे हैं मोलेस्टेशन की बात करने के, इससे बड़ा और हमारे पास टेस्टमनी क्या होगी? मैं तो कहता हूँ उनको भी एक मेडल देना चाहिए, कादियान को और उनको दोनों को डिजर्व बिगर मेडल्स। ये पूरा एक सोशल जो स्ट्रक्चर है कर दिया है उन्होंने। अब हर लड़का वहां पे सोचेगा कि मेरी वाइफ का साथ दूं मैं। जहां पहले लड़की को बैठ जा मारेंगे पीटता करते थे, अब वो लड़की के साथ हड़ताल पे बैठ रहा है एक हस्बैंड, और ऐसे मुद्दे पे ये नहीं कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली है या मेरा अलाउंस काट लिया, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज के लिए अगर वो हड़ताल पे बैठ रहा है, तो वो माँ बाप और वो हस्बैंड और वो रिलेटिव, दे डिजर्व ऑल कॉम्प्लीमेंट्स। उनको जितना भी दिया जाए मेरे ख्याल है कम रहेगा। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या इलाज होगा, आपको क्या लगता है, किधर जाने वाला, और ऐसा इनमें क्या खास है कि मतलब इनकी क्या ऐसी बुरी हो सकती है हमारे समाज की, और उनमें सरकार, जैसे प्रधानमंत्री की, कानून की, पुलिस की, कि इसको मतलब पूरा पूरा सारी एक सारी गैरत एक तरफ हमारी, सारी नैतिकता एक तरफ हमारी, हमारी लड़कियों की इज्जत एक तरफ हमारी, और फिर ये एक आदमी जो खड़ा हुआ है जो कि कह रहा है इसके खिलाफ जो है पूरा 140 करोड़ लोगों का देश जो है कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए उसमें पहला पहला आपके पहले सवाल का छोटा सा जवाब तो ये है, मैं और आप दोनों पुरुष हैं, बट ये पुरुष प्रवृत्ति है आदमी को, और ऐसे आदमी को लगता है लड़की जो है वो मेरा बस खरीद लो उसे, मेरा माल है। जैसे कविता जी ने बोला था उस वक्त शुरू में कि वोट है, उसके पास 115 या 120 एमएलए उसकी जेब में रहते हैं हर वक्त, ठीक है? अगर उसको जेल कर दें आप,
और वो विड्रॉ कर जाएंगे तो दूसरे दिन मोदी योगी सरकार गिर जाएगी। तो ये एक बड़ा अपने आप में मुद्दा है। दूसरा, वो बदमाश है, लोग डरते हैं। मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया कि एक शाम को वो मिलने गया उससे किसी कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए। जो जो रेसलिंग करता था, रेगुलर रिपोर्टर था, वो उस दिन छुट्टी वुट्टी पे था, तो मेरा दूसरा दोस्त चला गया उसके घर और क्लैरिफिकेशन लेने। कहता आपको तो मैं मिला नहीं कभी। उसने कहा हाँ, मेरा दोस्त आया नहीं था इसलिए मैं आया हूँ। कहता हाँ, गोंडा आइए ना, हमारा जलवा देखिए वहां पे। वो बेचारा रिपोर्टर पागल हो गया, मैं क्लैरिफिकेशन लेने गया हूँ, वो मुझे अपना जलवा दिखा रहा है। बताइए, अगर एक फेडरेशन का प्रेसिडेंट कह रहा आप मेरा जलवा देखने गोंडा आइए, वो बिना क्लैरिफिकेशन के वापस आ गया, भाड़ में गया, तेरा जलवा मुझे नहीं देखना। तो अब ऐसे आदमी से आप मतलब ही इज ए क्रिमिनल, इज ए क्रिमिनल। अगर आप हाथ में कोई चाकू लेके सड़क पे जा रहा हो, मैं और आप भी घबरा जाएंगे कि पता नहीं कब मार देगा ये, है ना? तो इसको सिर्फ पुलिस और शासन एडमिनिस्ट्रेशन ही पकड़ सकता है। मैन टू मैन उससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इन्होंने जो उठाया कदम, इसकी दाद देनी पड़ेगी। इतने, और ऐसा नहीं कि लड़कियों को ये सब बात नहीं मालूम है, हमसे ज्यादा मालूम है उनको। वो तो रोज यही लड़कियां बेचारी जो आज धरने पे बैठी, पहले उसके कोठी के बाहर खड़ी रहती थी अक्सर। उनको अपॉइंटमेंट से जहाँ बुलाया जाता था, बताइए, बजाय इसके कि खुद बाहर आके प्लेयर से मिले, उनको अंदर बुलाया जाता था। तो वो सब जानती है ये बात, और उसके बावजूद अगर वहां वो बैठी हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक जो पूरा जो इसके बारे में नॉरिस कह रहे थे कविता की, क्योंकि हम पुरुष हैं तो शायद हम हमारी एक प्रवृत्ति है जो शायद इस तरह से देखते हैं लड़कियों को, महिलाओं को, स्त्री को। ये मतलब ये हमारा एक बहुत एक तरह से बहुत आदिम किस्म की बात भी है कि हमारा पूरा पूरा का पूरा देश, खासतौर पर उत्तर भारत जो है एक तरह के इस मानस में है जो कि इसको इसको बुरा नहीं मान रहा है, या इसको लेकर मतलब एक तरफ तो बदलाव हो रहा है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो अपने हक के लिए लड़ भी रही है, कुछ उनके हम बहुत सारे लोग हम जो साथ भी हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो साथ नहीं भी हैं। तो ये जो साथ नहीं है, ये किस मानस का या किस मनोविज्ञान में किस तरह से आप देखेंगे इसको कि ये हमारी क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इस आपके सवाल को 2 भागों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को कहना पड़ेगा दैट द लॉ हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब आप देखिए आसाराम को कितनी इम्प्यूनिटी थी। हमारे राजस्थान में, जोधपुर में तो हुआ था। वहां की पुलिस गई ना, उनको गिरफ्तार करके लाई। क्या नहीं तमाशे होते थे कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, फिर भी उनको सजा मिली, क्योंकि समवेयर द रूल ऑफ लॉ वाज इम्प्लीमेंट। वहां पे भी शुरुआती दौर में तो हमें लगा ये कभी नहीं होगा। राम रहीम को देख लीजिए आप, सेंगर, जो कुलदीप सेंगर जो एमएलए, मैंने आप लगातार, अब आप हमें समझना होगा कि ये पिछले कुछ सालों से हो क्या रहा है। ये अचानक से जो पावरफुल लोग हैं, इनको अचानक से इतनी ताकत कैसे मिल जाती है कि वो बिल्कुल निर्भीक हो जाते हैं और उनको लगता है उनके हाथ में पूरा कानून व्यवस्था है। और अब ये आप हमेशा से उन, था या ये अभी पकड़े जाने लगे? मतलब दो दो बातें हैं कि एक तो ये नहीं नहीं निरंतर नहीं काल नहीं, से आई एम चला आ जस्ट रहा है। सेइंग, नहीं नहीं भाई, देखिए वो तो मथुरा रेप केस के टाइम 1978 से एंटी रेप मूवमेंट चल रहा है। आपका पहला अमेंडमेंट मथुरा रेप केस के बाद 1981 में आता है, रमीजा भी रेप केस, फिर भवरी देवी 92, एंड देन यू हैव द विशाखा गाइडलाइंस, एंड देन यू हैव निर्भया, जो 2012 लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं भाई। कानून लागू हुआ है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, न्यायपूर्ण इन्वेस्टिगेशन, सही इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और ये भी है कि सही न्याय भी आपको मिला, सजा भी दी गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग कानून के बने, इसलिए मैं ये नाम ले रही हूँ, जैसे सेंगर, या तो जैसे आपने बिल्किस बिल्किस बानो का जो बानो, केस है, जैसे बिल्किस बिल्किस बानो बानो में एग्जैक्टली आपने रिमिशन, और उसको तो हम सम्मान कर रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं उनका, और सजा तो हुई उनको। ये सिर्फ रेप नहीं था, 16 लोग को भी मारा था आपने। इट जीनोसाइड के अंतर्गत आपने 16 लोग को मारा था, जिसमें एक बच्चा जो बहुत ही छोटा था उसको आपने पत्थर पे पटक के उसके सिर को दे के मारा है, एंड आपने गैंगरेप किया है। ये सारी बातें, उसके बाद आप उनको गौरवान्वित करते हैं। ये जो गौरवान्वित करने की जो पूरा काउंटर कल्चर बन रहा है, एक महिला आंदोलन जो 78 से लड़ रही थी, और मैं निर्भया के टाइम आने वाली हूँ। निर्भया के टाइम, लुक एट द इंडियन स्टेट,
आखिर वही होम मिनिस्ट्री, वही तो होम मिनिस्ट्री थी दिल्ली वाली। ऐसा कैसे कि 80 lakhs बजटेड only for various kinds of investigations including forensic investigation, क्योंकि स्टेट को लग रहा था कि न्याय मिलना चाहिए, फुल प्रूफ केस बनना चाहिए। यहाँ स्टेट का, अब आप देखिए निर्भया से अभी 10 साल ही तो हुए हैं, 10 साल में द स्टेट, पूरा स्टेट लगा हुआ है टू प्रोटेक्ट द अक्यूज। व्हाट इज दिस? तो मेरे को लगता है कि इतना, भाई क्राइम तो करेंगे ही लोग, प्राइवेट एक्टर वायलेंस होएगा ही, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल क्राइम्स होते हैं, दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल क्राइम हैपनिंग, ये किसी घर के अंदर नहीं हो रहा है। सेकेंडली, अगर इंस्टीट्यूशंस ही कानून को लागू नहीं करेंगी, व्हेन द स्टेट एस्टैब्लिशमेंट इटसेल्फ बिकम्स करप्ट, इट इज नॉट अबाउट मेन और एनीथिंग, वो तो करेंगे जो उनको करना है, उनको अकाउंटेबल राज को बनाना है, कानून को बनाना है, लेकिन अगर कानून का राज नहीं होगा तब क्या होगा? ये वाली स्थिति है। इसीलिए ये जो लड़कियां की हताशा वो पल पे आई जब उन्होंने कहा हम फेंकेंगी, वो इसलिए था, उन्होंने कहा अब हम जाए कहाँ? दिल्ली पुलिस का ये बर्ताव, हमारे को ऐसे घसीट के हमें निकाला है और अब हमें जगह भी नहीं दे रहे वापस बैठने के लिए, तो अब हम जाएं कहाँ? क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा? तो और एक भी दिल्ली पुलिस का एक कदम अभी तक नहीं आया है टू शो द कॉन्फिडेंस दैट वी आर डूइंग फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन। हम कोई भी नहीं कह रहे हैं कि डू इन्वेस्टिगेशन इन फेवर ऑफ दीज वुमेन, हम कह रहे हैं डू फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन। आई हैव टू हैव, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो मेरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सही न्यायपूर्ण जांच तो करे। अब सवाल ये है, ये मूल सवाल है कि क्या आज के देश में, क्या औरत को इन जो एजेंसी, जांच एजेंसी है, वो अभी ये हम एंटी नेशनल केसेस, टेररिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा यौनिक हिंसा की बात कर रहे हैं। क्या यौनिक हिंसा में मुझे वापस मथुरा वाले टाइम में जाना होगा, रमीजा बी हैदराबाद वाले टाइम में जाना होगा, या भवरी देवी वाले टाइम में जाना होगा? क्या हम पीछे धकेले जा रहे हैं? ये बहुत ज्यादा, अगर हमारे सामने चुनौती और डरावना और भयावह चित्र वो ये है कि अब मैं, अगर होगा तो मैं कहां जाऊंगी? दिस इज द मैसेजिंग। तो इसमें जो फिर जैसे और भी था, जैसे कठुआ में भी था, तो मैं देख रहा था कि जहां जहां भी कई जगह ऐसा हुआ है, एग्जैक्टली, कठुआ आल्सो, तो यस, हम लोग जो है, उन्नाव, कठुआ, ऑल दीज, हम लोग एक तरफ तो ये है कि जहाँ पे ये आरोपी हैं उनके साथ हम बहुत ही एक सॉफ्ट या एक तरह का बहुत ही मुलायम हमारा रवैया रहा है, या हमको बिल्कुल निरपराध मान रहे हैं या माफ कर देने की मुद्रा में है या उनका सम्मान कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बहुत ही छोटे और जो कि आरोप साबित ही नहीं हुए हैं, उन उन आधारों पे उनको बिना पूछे, बिना प्रक्रिया से गुजरे हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो ये कंट्रडिक्शन को कैसे देखती हैं आप? भाई मुझे लगता है कि हमें ये जो वर्तमान लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें न्याय तो दिलवाना है ही, और सफाई करनी है स्पोर्ट्स की, लेकिन साथ साथ हमें बचाना है कि कानून सही रूप में लागू हो। दिक्कत मैं जो बार बार कह रही हूं कि कहीं पे तो कानून वहां पे भी गलत है जहां आप केवल ऑन ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन, शक के दायरे पे आप किसी को भी उठा लेते हैं। शक के दायरे पे 5-5 साल, 5 तारीख आ रहा है, भीमा कोरेगांव के 5 जो वकील, राइटर्स, थिंकर्स, अब 5वां साल है, 5 जून को 5वां साल पूरे हो जाएंगे। उमर खालिद के 9 जून को 1000 दिन पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे केवल शक के आधार पे ना आप कोई एविडेंस ला पाए हैं, तो यहाँ पे क्लियर कट एक बाइस्ड मशीनरी जो कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत किसी ना किसी को मोहरा बना रही है और एक मैसेज दे रही है कि
अगर आप विपरीत गए, अगर आपने असर्ट किया, अगर आपने जुबान खोली, तो आपके साथ ये होगा। और यहां पर इंटरेस्टिंगली आप ये देख रहे हैं कि आप यौनिक हिंसा का मुद्दा नहीं उठा सकते हो। आप नहीं तय कर सकते हो कि आपके साथ यौनिक हिंसा भी हुई है। आप सोचिए ये क्या जा रहा है, हम तय करेंगे। और अगर आपने चुप्पी तोड़ी भी, मत सोचो कि हम सुनेंगे। सो आई फील कि अगर पूरी राजनीति में पुलिस व्यवस्था को घेर दिया जाएगा, तो फिर खत्म हो गई न्याय व्यवस्था इस देश की। और माफ कीजिएगा, अदालतों की चुप्पी भी हमें नहीं ठीक लग रही है। अदालतों को भी बोलना था। बहुत पक्ष से जहां अदालत आ सकती थी, छोटी बड़ी सारी अदालतें, वकेशन वाली अदालतें भी बोल सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट तो फ्राइडे को ही तक तो लास्ट डे था। सुप्रीम कोर्ट को अभी 15 दिन ही तो हुए हैं बंद हुए। तो ऐसा नहीं है कि अदालतें भी नहीं बोल सकती थी। जब एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की एक्सेसिव होती है कुछ भी, तो कानून को लागू करने के लिए न्यायपालिका भी तो है। मुझे लगता है कि ये चौंकाने वाला समय और हम सबको गौर करने वाला समय इसलिए भी है कि क्या ये कानून की व्यवस्था आम लोगों के लिए बची रहेगी कि नहीं, या पूरा उसका राजनीतिकरण होगा। और 80s 70s से 80s से पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस में, आई मीन, कितनी दर्जनों रिपोर्ट निकल के आई हैं, लेकिन आज दिन तक उस पे हम लोगों ने कुछ भी कर नहीं पाए हैं। तो ये लॉस तो जनता का है, ये लॉस तो लोकतंत्र का है। कोई लोकतंत्र बिना कानून के लागू नहीं रह सकता है। ना देश में नियम कायदे कानून लागू होंगे। तो मुझे लगता है कि ये इस बात के गौर करने का भी है। फॉरगेट फॉर अ मोमेंट विनेश, संगीता, बजरंग पुनिया, उनको भूल जाइए एक मिनट के लिए। आप सोचिए कि ये क्या कानून व्यवस्था है, इस पर बात करें हम। नॉरिस, ये अब इन बच्चों के करियर का क्या होने वाला है आपके हिसाब से? मतलब हम ये मतलब क्या सब कुछ दांव पे लग चुका है? क्या ये आगे रेलिवेंट रहेंगे अगले 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 कंपटीशंस के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, स्पर्धाओं के लिए, या फिर मतलब ये बलि चढ़ जाएंगे ये? जो क्या लगता है? कम्पिटिटिव एथलीट होता है और इतने टॉप लेवल का होता है, उसके लिए एक-एक दिन भारी होता है, ट्रेनिंग के करना पड़ता है। 2 ढाई महीने से उन्होंने कुछ नहीं करा है। और नॉट ओनली फिजिकल ट्रेनिंग, इट्स अ मेंटल ट्रॉमा उनके ऊपर फिजिकल ट्रेनिंग से ज़्यादा है ना? ये सोचिए, एक लड़की ने अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया है, क्या सोच के लगाया होगा और क्या उसकी हालत हो रही है वहाँ बैठी हुई। उसको रेसलिंग का तो ध्यान ही नहीं होगा इस वक़्त उन बच्चों को। अच्छा, अगर अब इसको छोड़ दिया जाए कि मान लीजिए नहीं, ये कन्विक्शन नहीं होती और ये बरी नहीं हो गए, जब ये कसूर हुआ नहीं, लड़कियां झूठ बोल रही थी, तो उनका कैरियर तो वैसे खत्म हो गया। वो वापस नहीं जा सकती फिर रेसलिंग करने, और उस फेडरेशन के अंडर तो नहीं जाएंगी। और अगर मान लीजिए कि अगले हफ्तों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में उनको जेल हो जाए ब्रजभूषण को, और ये रेसलिंग कर, उसके बाद सेलिब्रेशन चलेगी थोड़े दिन तक, और एशियन गेम्स हैं सितंबर में, ठीक है, जिसमें टाइम बहुत कम है। तो उसके लिए, इसलिए इनका करियर जो है वो मुझे लगता है कि इस साल के लिए तो खत्म ही समझिए उसे। और दूसरा क्या है, मेंटल प्रेशर क्या होगा। मान लीजिए खूब मेहनत करके फिट हो भी जाएं, सिलेक्ट भी हो जाएं, एशियन गेम में जाएं, बाय चांस कितना भी अच्छे से अच्छे रेसलर से हार के सिल्वर भी आएगा, तो ये कोई नहीं कहेगा कि तुमने लड़ा अच्छा था, सिल्वर आया और बैठो जाके वहां पे हड़ताल करो, यही होगा। ये हमारा रिएक्शन होगा बहुत से लोगों का। तो इसलिए ये बहुत इनके लिए सामने समस्या है कि क्या करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये कम से कम इस साल के एशियन गेम्स तो इनके हाथ से गए, और भारत के जो कम से कम 3-4 पक्के मेडल आने थे, और इनके साथ साथ औरों के ऊपर भी ये प्रभाव पड़ा हुआ होगा, तो 3-4 मेडल तो मतलब आराम से हमारे चले गए एशियन गेम्स में, ये मुझे लगता है। तो मुझे ये बताइए, अब लोग बहुत शायद समय होता जा रहा है, तो ये कि हम अब आप क्या रास्ता देखते हैं बाहर? आगे का रास्ता क्या है? यहाँ से हम किस तरफ हमें जाना चाहिए? और ऐसा हम क्या करें कि सारा समाज जो है जुड़ के, मतलब इस पूरे उसको हम कैसे, मतलब सिर्फ लड़कियों के जरिए, आई थिंक हमारे लिए पूरा एक सबके लिए आंख खोलने वाली बात भी है इस तरह से। तो आगे का रास्ता या समाधान का रास्ता कैसे दिखाई पड़ता है? देखिए, ये
अब ये कानूनी लड़ाई बन गई है ना? इसमें मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, मैं अगर झंडा लेके घूमता रहूँ दिल्ली में, कुछ नहीं होगा उसकी वजह से। प्रशासन ने करना है, सरकार ने करना है, दिल्ली पुलिस ने करना है, न्यायालय ने करना है, कानून ने करना है, जो मेरे से बहुत ऊपर के लोग हैं। कोई कुछ करेंगे तो होगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं इस हालत में। हमारी भी वही इस वक़्त हताशा है, वही फ्रस्ट्रेशन है कि मेडल फेंक दो जाके गंगा में। हम भी उसी हालत में हैं, मैं भी उसी हालत में घूम रहा हूँ बिल्कुल। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और मतलब मैं तो बोला था मेरे हाथ में होता तो मैं पता नहीं क्या-क्या करता, लेकिन मेरे हाथ में है नहीं वो सब कुछ। तो इसलिए नहीं, पर ये हम लोग बात तो कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। कविता, क्या ऐसे 5-7 चीजें क्या करनी चाहिए इसमें आवाज़ कि आवाज़ एक उठाई तो ये कि आवाज़ लड़कियों को न्याय मिले, और साथ में कि आइंदा इस तरह की आवाज़ चीजें आवाज़ उठाएँगे, ना हो। आवाज़ उठेगी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली बड़े मतलब मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हम वो हैं, इंसान हैं, जो हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। निर्भया केस में इतना राजपत्य हुआ, क्या उसके बाद के रेप रुक गए? 5-5 साल की बच्ची के साथ अगर रेप और मर्डर हो रहा है, तो हमने उससे कुछ नहीं सीखा है। वो जो निर्भया फंड था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसको पता ही नहीं चला वो फंड गया कहाँ। तो ये बड़ा एक पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। हम अभी आज बात कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, थोड़े दिनों अभी एक क्रिकेट की सीरीज़ शुरू होगी, कुछ हो जाएगा, सारे चैनल भूल जाएँगे कि क्या हो रहा है, उसमें लग जाएँगे। तो ये एक बड़ा एक अफ़सोस की बात है ये, कि इसको हम अच्छा एक मूवमेंट नहीं बना सके अभी तक। मूवमेंट नहीं बन सकी इसको। पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना नहीं रहा जितना मुझे लगता है होना चाहिए था इसमें। किसी आदमी ने पहाड़गंज में, चांदनी चौक में, कहीं दिल्ली में रैली नहीं निकाली इनके खिलाफ, है ना? क्यों नहीं निकाली? वो पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, कि क्या करना, मरने दो, हमें क्या लेना। बस पूछ लेते हैं सवेरे अखबार देखा, अच्छा रेसलर अभी भी धरने पे बैठे हैं, पता नहीं क्या हुआ इनका, उससे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये पब्लिक मेमोरी जो है वो बहुत शॉर्ट है, और ज्यादा कुछ नहीं। मैं उम्मीद मतलब मैं निराशावादी कह सकते हैं मुझे आप इस मामले में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम बहुत कुछ सबक सीखेंगे, और बड़े अफसोस की बात होगी लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो मेरे लिए। कविता, हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बहुत कुछ हो भी रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, एक संगठन एनएफआईडब्ल्यू ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। कुछ 10, 12, 15 दिन में 2.5 लाख से ज़्यादा सिग्नेचर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। और मैंने कोने-कोने से, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर जल रहा है, वहाँ की औरतें फिर भी साइन कर रही हैं, या दक्षिण से, जगह-जगह, मैंने ये केवल उत्तर भारत से नहीं, ज़बरदस्त रूप से। और लोग जब साइन करने आ रहे हैं, तो पब्लिक प्लेस में आके साइन कर रहे हैं, कुछ 2 बात भी बोल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अ, एक तरीके से जो 4 मई को हुआ और उसके बाद जो 28 मई को हुआ, 28 मई का तो एक तरीके से लोग और भी ज़्यादा आंदोलित हुए, आम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। और उस वो जो कुछ करने की, या जो गुस्सा, दैट आउटरेज, उसको चैनलाइज़ करने का मौका है, और हमें वो मंच देना बहुत 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 ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वही हमें बात सोचनी चाहिए, क्योंकि ये मैं राजस्थान में ज़्यादा रहती हूँ। राजस्थान रोज़ कोई ना कोई व्हाट्सएप पे आ रहा है, कोई छोटे-मोटे गाँव में प्रोटेस्ट हो रहा है। नीम का थाना के भराला गाँव में, गाँव के नाम भी नहीं सुने, और उनके गाँव से हो रहा है, या फलाने जगह हो रहा है, या लोग, कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है तो रेसलर्स के बारे में बात की जा रही है। तो मेरे को लगता है इस वक़्त माहौल है, ये ज़रूर है कि निर्भया की तरह दिल्ली की सड़कें पर लोग नहीं उतरे हैं। उस दिन इंडिया गेट पे जब हम लोग गए हैं 23 तारीख को, तो हमें जाने नहीं दिया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त 8-10 हज़ार लोग की भीड़ उस दिन भी थी, और भी ज़्यादा भीड़ हो सकती थी, लेकिन इंडिया गेट ही आपने हर जगह से बंद कर दिया। देखिए, ये समय और वो समय बहुत अंतर है। तब हम लोग सेक्शन 144 तोड़ के हम लोग कहीं भी जा सकते थे। अब आप तोड़ो सेक्शन 144, तो आपकी पिटाई होती है, आपकी गिरफ्तारी होती है। तो ये माहौल मैंने हमें एक्चुअली ये माय राइट, मेरा प्रतिरोध करने का अधिकार, मेरा सड़कों पर विरोध करने का अधिकार भी साथ साथ स्थापित करना है इस लड़ाई में। तो दिल्ली में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं। 28 तारीख को
ऐसा कोई संगठन नहीं था जो नहीं निकला था जंतर मंतर की तरफ, जिनको उठा के क्या किया उन्होंने, चारों प्लेयर्स जिनको उठाया उनको 4 अलग थाने में, आप सोचिए, टॉर्चर, ये नहीं कि चारों को एक जगह, 4 अलग अलग थानों में। और उसके बाद जो हम लोग के महिला संगठन और छात्र और अन्य ट्रेड यूनियन वगैरह से लोग, बिल्कुल बॉर्डर पे, फरीदाबाद बॉर्डर पे जो थाना है, गुड़गांव बॉर्डर पे जो थाना है, बहादुरगढ़ बॉर्डर पे जो थाना है, दूर दूर, मैंने, आप सोच सकते हैं कि ये एक माहौल है। तो मेरे को लगता है कि इस वक्त इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सेक्सुअल वायलेंस के मुद्दे पे। केवल महिला संगठन नहीं, पर जैसे एक जन आंदोलन, जंतर मंतर पे, खापो और संयुक्त किसान मोर्चा, जैसे कल भी पंचायत की, परसों भी पंचायत की है, ये एक जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन को और भी बल मिलना चाहिए यौनिक हिंसा के विरुद्ध, और साथ साथ मेरा प्रतिरोध करने के अधिकार को भी साथ साथ। तो इस तरह की चर्चाएं, देश में अभियान शुरू, एक अभियान, जैसे नेशनल कॉल हमने दिया था महिला संगठनों ने 19 का, फिर 28 का, फिर 1 तारीख का, इस तरह और कॉल हमको देने पड़ेंगे कि भाई सब निकलो और फलाने दिन ये करो। क्योंकि टीवी वगैरह हमारे साथ कौन सी मीडिया है, हमारी सोशल मीडिया ही तो है। कौन रिपोर्ट कर रहा है, कौन दिखा रहा है जो हो रहा है, बल्कि ये टीवी मीडिया ब्रिजभूषण शरण सिंह को स्पेस दे रही है, अक्यूज्ड को स्पेस दे रही है, जहां वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मैंने तो मर्डर्स किए हैं और मैं तो सच्चा हूं। माने आप, ये बिल्कुल पलटी हुई सिचुएशन है। तो हमें इस विपरीत स्थिति में इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मुझे लगता है, और इस वक्त जरूर ये लंबा चलने वाला है, जून के महीने में सब छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन जुलाई में हम शुरू करेंगे ना, सारे कॉलेजेस में, आईआईटीज में, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, लॉ कॉलेजेस में, फिल्म मेकर्स फिल्म बनाने लग गए। मैंने, बहुत तरीके हैं इसको, ये लड़ाई लंबी थोड़ी चलेगी, और इस लंबी लड़ाई के लिए मोबिलाइजेशन आम लोगों का सड़कों पे और अन्य माध्यमों से हम और कैसे करें। अभी तो राइटर्स एसोसिएशन ने भी कॉल दिए, अभी तक वो थोड़े सुस्त चुप बैठे हुए थे। कहाँ है नाट्यकर्मी, कहाँ है राइटर्स, सबको निकलना चाहिए, पत्रकारों को निकलना चाहिए। आखिर मैं एक महिला पत्रकार भी तो हो सकती हूँ, मैं एक नाट्यकर्मी भी तो हो सकती हूँ। क्या हमने गुंडेचा ब्रदर्स का नहीं सुना? क्या हमने मी टू आर्टिस्ट की दुनिया में नहीं सुना? कोविड के दरमियान हम क्या सुन रहे थे, व्हाट हैपेंड इन भोपाल। मैंने, हम सोच नहीं सकते हैं कि 20 लड़कियां ने अपनी चुप्पी तोड़ी, या बिरजू महाराज को लेके जब लोग आके कह रहे कि हम बच्चे थे जब हमारे साथ ये हुआ, और कितना, मैंने, वो गंध भी तो निकला, और वो गंध को लगातार निकालना है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है कि पब्लिक स्पेस का कॉन्डक्ट कैसा हो, इस पर भी हमारी बात हो। एक बहुत अच्छा समय है, सिर्फ लॉ मेकिंग नहीं, लेकिन पब्लिक स्पेस में अगर एक औरत रहेगी, कॉन्डक्ट एक अलग रूप से पुरुष को करना होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आई एम 61, हमारे समय में क्या अप्रोप्रिएट क्या इनअप्रोप्रिएट हम बहुत कुछ सहन कर लेते थे। आजकल की लड़कियां हैव चेंज्ड, वो उन्होंने वो नॉर्म्स को बदले हैं। वो क्या सोचती हैं, सही है सही नहीं है, वो हमें बता रही है कि दिस टू इज अनवेलकम, टचिंग माय शोल्डर इज आल्सो अनवेलकम। इट इज नॉट जस्ट कि मेरा ब्रेस्ट को छूना, मेरे शोल्डर को भी तुम छू नहीं सकते हो। तो मुझे गुड़िया गुड़िया नहीं बोल सकते हो, ये पेट्रनाइजिंग नहीं चलेगा। यंग लड़कियां तय कर रही हैं पब्लिक स्पेस की। तो मुझे लगता है इस समय बहस और इस बात के प्रचार का समय है। एंड वी ऑल हैव टू वर्क। इसमें एक एक व्यक्ति जो सुन रहा है, हमारे पर्चे बनने पड़ेंगे, हमारे वीडियोस बनने पड़ेंगे, और जितना हम और कर सकते हैं, इस पे प्रभात फेरियां निकालें, सुबह सुबह, औरतें तो सुबह जाग जाती हैं, सुबह सुबह निकालें, जगह जगह करें। मैंने, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, अगर हमें अभियान चलाने हैं तो ये दिस इज द मोमेंट टू डू इट। यस, एक बहुत ग्रिम समय दिख रहा है, लेकिन एक
हम लोग हमारा मनोबल टूटा नहीं है, ना उन लड़कियों का मनोबल टूटा है। और मैं कह रही हूँ, पॉक्सो में क्यों कहते हैं कि अरेस्ट तुरंत करो, क्योंकि इतनी वल्नरेबल होती हैं कि लड़कियां कई बार अपना स्टेटमेंट बदल देती है, माँ बाप प्रेशर पे आ जाते हैं, डर जाते हैं। हमें वो दबाव कायम रखना होगा कि जो 7 लड़कियां आई हैं वो पीछे ना हटें, वो अपने बयान जब तक देने उनको अदालत में देते रहे, वो माहौल भी हमें बनाना है। वो ये भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास इस वक्त है। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू फाइट इट आउट, वी हैव टू फाइट इट आउट टू द फिनिश, फाइट इट टू फिनिश एंड गेट जस्टिस। I would look मेरे at ख्याल it से like ये this. लगातार ही चलता रहेगा और ये मतलब मेरे ख्याल से देश को सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पहलवान लड़कियां जो सिर्फ मेडल लेकर आई हैं और देश के लिए लड़ती हैं, देश की नुमाइंदगी करती हैं, इसलिए भी कि उन्होंने इस बात को इस तरह से रेखांकित किया है जो कि सिर्फ उनका मामला नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत मामले भी नहीं है, ये हम सब शायद एक मानसिक स्तर पे हम सबके मामले हैं ये। और हम सब देख रहे होते हैं अपने बाहर गली मोहल्लों में कि जो जिससे वो संघर्ष है और उस संघर्ष को एक तरह का नैरेटिव शायद बदलने में और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने में मेरे ख्याल से एक बल मिलेगा। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का इसके लिए। हमने काफी लंबी बात कर ली इस बारे में। कड़वी कॉफी से लगातार जुड़े रहिएगा। ये वीडियो पे और ऑडियो पे और टेक्स्ट में आपके साथ आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और आप हमारी पुरानी श्रृंखलाएं भी देख सकते हैं, पुरानी संस्कृत बातचीत देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर मिलेंगे जल्दी अगले